अस्सलामुअलैकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सईद और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह एक और चीज़ मुझे देखना नसीब फरमाई, वो है शिफा यूसुफ सईद। वो तो मैं रोज़ सुबह को देख ही रहा होता हूँ, आप सब लोग भी देख रहे होते हैं, इंतज़ार भी कर रहे होते हैं शिफा यूसुफ सईद देखने का कि भाई उनको हम देख लेंगे। लोग जो है वो सुबह के वक्त, मैं तो बस खैर ऐसे वो क्या होता है स्टेपनी के तौर पे मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। रखे कहाँ है वैसे? आप खड़े हैं, अच्छे खासे खड़े हैं, दो टांगों पे, दो पाँवों पे खड़े हैं। पाँवों पे खड़ा हूँ। आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने ये हील देखे कितनी आज बड़ी पहनी हुई है, ये हील कितनी लंबी हील पहनी है। आपकी जितनी भी कोशिशें हैं ना कि आप मेरे कद से ऊंची हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो ऐसी कोशिश तो है ही नहीं। ये तो मैं खवातीन तो हील्स पहनती हैं। अच्छा, खवातीन वैसे मैं तो बहुत ही कम पहनती हूँ, शाज़ और नादिर, और खास तौर पे प्रोग्राम के लिए और आप लोगों के लिए तैयार हो के मैं जब आती हूँ तो मैं हील वील चढ़ा लेती हूँ। अदरवाइज तो मैं बिल्कुल फ्लैट शूज़, हालांकि वो भी वैसे हेल्दी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सोल उसका होना चाहिए मोटा, नरम सोल होना चाहिए, वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। लेकिन क्यों हील क्यों पहनती हैं? वजह फैशन स्टाइल मैचिंग है बिल्कुल। देखें मेरे कोट के साथ मेरी हील मैचिंग है बिल्कुल, फुल फैशन है आज लेकिन ये जो हील का मकसद ही बुनियादी तौर पर ये है कि ये कद इंसान का ऊंचा नजर आए, ताकि वो जो है दूसरे लोगों से बेहतर लगे। ये भी है कंपनी की निशानी एक तरीके से कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस के हवाले से भी है कि आप जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और जो लंबे लोग हैं वो हील पहन ले तो वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट खुद को महसूस करते हैं। तो ये भी होता है सिलसिला। अच्छा, अब वैसे पुराने वक्तों में मर्द हजरात भी हील पहना करते थे। और एक्चुअली स्टार्ट मर्दों से ही हुआ था हील का कॉन्सेप्ट, खवातीन के उसमें बाद में आया है जिंदगी। मुझ पे डाल दे। नहीं मैं तो वो वेस्ट की बात वैसे आप लग रही हैं थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं कोई, अब मैंने चूंकि वो फ्लैट सोल वाले जूते पहने, मैं क्या करूँ? आपको मैं इलाज, एक आइडिया आ गया। अब आप रुक जाए नाजरीन। वो कैमरामैन भाई, वो जो दो पड़ी हुई है ना, हाँ वो निकाल के दीजिएगा। ये देखें, ये क्या है? एक सेकंड छोड़, दिखा तो नहीं। क्या ये तो लकड़ी है, उन्होंने अपने वो ट्रैक के नीचे लगाया हुआ है। जी स्टेबिलिटी देने के लिए। मैं भी ट्रैक के नीचे रख लेता हूँ ना अपने। ये देखें, ये मेरा भी तो ट्रैक है। अब देखें कैसा लग रहा है नाजरीन। ये अवैस ने मसनूई हील रख के अपने पाँव के नीचे कद बराबर कर लिया। लेकिन खैर, कद जो है वो जहनी कद होता है असल में तो, और ये जो इखलाक और किरदार, हाँ वो कद आपके वो बताते हैं। मेरा तो बस क्या ही बात है, छोड़ दें इस कद को, छोड़ देते हैं भाई। ये मेरा ख्याल है वापस रख लें भाई, कैमरामैन भाई हमारे ये वापस रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना है नाज़रीन, और आगाज़ जो है वो आज करते हैं पाकिस्तान के मशहूर शायर, जनाब मारूफ शायर जनाब नासिर काज़मी साहब के ज़िक्र से। और नासिर काज़मी साहब जो हैं वो, उनके अशार ऐसे हैं कि जो कि जिसको कहते हैं ना छोटी बहर का एक बहुत बड़ा शायर, बहुत बिल्कुल आसान अल्फाज में और बहुत सादा अल्फाज में शायरी करते थे वो। और उस शायरी की बुनियाद पर आप ये देख सकते हैं कि उनकी शायरी बड़ी मकबूल हुई। मैं जब पहली मरतबा रेडियो का ऑडिशन देने के लिए गया था, तो हमारे जो उस्ताद हैं अरशद महमूद साहब, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। पहली मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई। पाकिस्तान के बड़े मशहूर कंपोज़र हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शायरी पढ़ते हैं? उनके बहुत कम। उन्होंने मुझे उस वक्त मशवरा दिया था कि नासिर काज़मी पढ़ा करो, पहली बारिश उनका मजमुआ, अच्छा। वो जाकर पढ़ना। फिर उसके बाद मैंने वो जाकर लिया, पैसे खर्च किए, और उसके बाद वो पढ़ा, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी आसान अल्फाज में कितनी ज़बरदस्त शायरी उन्होंने की है, और बड़ी मशहूर गज़लें उनकी। वो नूरजहां साहबा ने गाई, एक दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, कमाल लिखा है बिल्कुल नासिर काज़मी। अच्छा, उसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर, वो कौन सी? नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ, मैं बाल बनाऊँ किसके लिए, बहुत मशहूर। और ऐसा मशहूर गाना, जी बिल्कुल सही। अच्छा, और बड़ी मज़ेदार उनकी शायरी थी। लाहौर में उनका इंतकाल हुआ था, और अम्बाला में वो पैदा हुए थे। हिजरत उन्होंने की थी, पाकिस्तान जब बना था तो वो पाकिस्तान आ गए थे। और एक बड़ा 8 दिसंबर 1925 को जी अम्बाला में पैदा हुए थे। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा उनका शेर है, वो है दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। बिल्कुल। ये जो लोग अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझते हैं ना, कि जी हम जैसा तो कोई है ही नहीं, और हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होता। कोई और आके बड़े लोग आए और चले गए, दुनिया यूं ही चल रही है।
बिल्कुल ठीक है जी। तो ये थे जी नासिर काज़मी साहब। बिल्कुल। और वैसे तो और बहुत सारे उनके अशार बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, बड़े मज़ेदार हैं। वो गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, नासिर काज़मी का मतलब, हाँ नासिर इस दयार में, बिल्कुल। और ऐसी वो मशहूर हुई के बस। और साहब ने क्या ज़बरदस्त। अच्छा, एक शख्स है वो एक चीज़ सोचता है, एक लाइन पे वो सोचना शुरू करता है, लिखता है अशार, और फिर उस पे पूरी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री चल पड़ती है। सिंगर गाना गाता है, कंपोजर का म्यूजिक बनाता है, और मतलब वो फिर पिक्चराइजेशन उसकी, एक्टर एक्ट्रेसेस, फिल्म, बिल्कुल सारी चीज़ें फिर साथ उसके खड़ी, एक इमारत खड़ी हो जाती है ना। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर, तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर, तूने वादा किया था याद तो कर। अल्लाह, देखें किस कदर आराम से उन्होंने कहाँ तक बात पहुँचा दी कि वादा किया था याद तो कर। वादा खिलाफी पे उसको जरा बिल्कुल चुभा दिया। बिल्कुल। तो ये कमाल नासिर काज़मी साहब, उनका जिक्र आज सुबह ही सुबह करना ज़रूरी। 51 बरस हो गए हमसे बिछड़े हुए नासिर काज़मी साहब को। ये थी गुफ्तगू नासिर काज़मी साहब की। अब चलें अपनी, अब हम अपनी सीट पर चलें, कूचे की तरफ चलते हैं, और कूचे की तरफ जाके आपसे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलेंगे, आगे लेकर चलते हैं, और आपको दिखाते हैं जी 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ हमें जाना है। दिखाइए जी 60 सेकंड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म। इमरान खान का हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुकदमा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह। रहीम यार खान में रेलवे मुलाजिम ने तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया और शहादत के दर्जे पर फाइज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की दौरान हिरासत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लिबिया किश्ती हादसा, FIA गुजरात की कार्रवाई, 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तुर्क सदर का 14 मई को मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 17वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। फिनलैंड के पार्लियामान ने नेटो में शामिल होने का बिल मंजूर कर लिया। और सऊदी अरब के फरमानवा शाह सलमान ने हर साल 11 मार्च को यौम परचम मनाने का फरमान जारी कर दिया। जी ये था 60 सेकंड न्यूज़। 60 सेकंड में दुनिया का सफ़र कर लिया हमने, और अब आपको बताते हैं कि जी आज के प्रोग्राम का एजेंडा क्या है। पहला एजेंडा तो हमारा हो गया, नासिर काज़मी साहब का हमने जिक्र कर लिया। बिल्कुल। दूसरा एजेंडा जो है वो ये है कि कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर बड़े तबसरे खुले और सारी रात उस पर तबसरे और तज्जिए होते रहे। एक तरफ गवर्नमेंट के तबसरे थे, और ज़ाहिर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो डायरेक्ट आके तबसरे तज्जिए ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ। तो खैर वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने आकर ही उस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोड़ी, और उस पर फिर बाद में सारा तनाज़ा खड़ा हो गया। मजीद उसको कंफ्यूज करने की कोशिशें जो है वो शुरू हो गई कि भाई वो क्या कह रहे थे, उनका मतलब क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वगैरह वगैरह। इस पर हम तफसीली बात करेंगे, और PTI का मौक़िफ़ जो है वो लेंगे। PTI के लॉयर भी हैं, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो हमारे साथ होंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमने बात करनी जी बलोच कल्चरल डे भी है आज। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है, लेकिन मतलब ये बहुत ही हम मुतबाना अर्ज़ करेंगे कि सबसे ज़्यादा महरूम और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला सूबा भी वही है। तो बलोच कल्चर डे के हवाले से बात करेंगे। एक बड़े मारूफ गुलकार हमारे साथ मौजूद और ऐसे गुलकार हैं, नाम उनका नहीं बताएंगे। हाँ। उनका नाम नहीं बताएंगे, ये सीग़े राज में रखा जाएगा अभी कुछ देर तक। और वो ऐसा गुलकार है कि उसने जब वो एक गाना गाया और वो तो ऐसा वायरल हुआ। ज़ाहिर म्यूजिक इंडस्ट्री में तो वो पहले से थे, और ज़ाहिर अपना बजाना गाना वो करते थे, लेकिन उनका जो एक गाना दुनिया के सामने आया उसके बाद तो आग लग गई। तो वो जो आग लग गई है ना, वो आपको आज हम आगे इधर भी दिखाएंगे। होगा बलोच कल्चर डे के बाद हमने बात करनी है कुछ गेमिंग पर, थोड़े गेम वेम खेलेंगे हम, ये भी हमने काम करना है। बिल्कुल। और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने बेटे के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपनी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके बारे में जिक्र करना ज़रा ज़रूरी हो जाता है, और बड़े मुनफरिद अंदाज में हम कोशिश करते हैं कि उसका जिक्र कर लें, क्योंकि मुनफरिद खबरें होती हैं। हाँ। इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं। अपने अंदाज को वैसे मुनफरिद किस बुनियाद पे मतलब मुनफरिद खबरें हैं बेसिकली। हाँ, मतलब डिफरेंट है बिल्कुल। एक मुनफरिद क्या बात है, आपको इधर जवाब देना चाहिए था कि हम वैसे ही मुनफरिद हैं,
बताने की क्या जरूरत है कि मुनफरिद है, ये आप ऐसे जवाब दिया करें। आपका ये जो एरिया है ना, ये हल्का हुआ है आजकल, आप मुझे अलाउ कर देते हैं कि ये मुझ पे अटैक करे और उसके बाद एक काउंटर अटैक आपकी तरफ से आता नहीं है, तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा। तारीफ मुझसे नहीं होती ना, ये मसला है सबसे बड़ा, ये अपनी तारीफ में नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सही बात। जो बात मैं कह रहा था वो मुनफरिद वाली ये होती है कि हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम हर बात को आसानी से आसान अल्फाज में डिस्कस कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम मुश्किल तरीके से डिस्कस करें। बिल्कुल, और टेंशन ना लें। किसी पे जाती हमले या उस किस्म का अटैक करना वो भी नहीं हमारा शिवा। हम इज्जत देने और लेने में बिलीव करते हैं, दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो महंगाई की खबर की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अवाम हुए हैं महंगाई के हाथों परेशान और दुल्हा दुल्हन ने नारे लगाकर निकाले दिल के अरमान हैं? जी बिल्कुल। महंगाई के हाथों कम आमदनी वाले जो अफराद हैं उनके साथ साथ मुतवस्सित तबका भी परेशान है। और ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट आप देखें, अफरात ज़र में मुसलसल तीसरे माह भी इजाफा हुआ है। सिर्फ फरवरी में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में जो है वो 31.55% इजाफा हुआ है। इससे पहले जनवरी में ये इजाफा था 27.55%। और सबसे परेशान कुन जो है अशियाए खुर्दनोश में होने वाली महंगाई है, जो कि अब 45% तक पहुँच गई है। और ज़ाहिर रिकॉर्ड महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी माशरे में जब अफरात ज़र होता है तो आवाम की कमर टूट जाती है। देखें कमर मेरी झुकी हुई कमर है, झुकी यूं हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब लोग जो है वो इसके हवाले से मुजाहरे तो करते हैं, लेकिन नवाबशाह में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देखने को मिली। दुल्हा और दुल्हन ने शादी में शरीक बारातियों समेत महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। यासिर अबड़ो और डॉक्टर सहरिश, इनकी शादी थी और ये नारे वारे लगाए, उन्होंने एहतजाज किया है, बारातियों के साथ मिलकर नारे लगाए हैं। वीडियो देखें आप इसकी सर, ये देखें आप, दिखाएं। कमाल एहतजाज चल रहा है, ये ज़बरदस्त। इसकी को ऑडियो है अगर तो फुल स्क्रीन पे जरा दिखा दें। हाँ दिखा दें, समझ में आए कि हो क्या रहा है। बड़ी वायरल हुई है ये वीडियो और इन्होंने नारे वारे लगाए हैं। इनकी शादी का खर्चा मेरे ख्याल में जो इन्होंने एस्टिमेट किया होगा ना उससे बढ़ गया होगा। हाँ, तो इंसान टेंशन में आ जाता है। शादी में वैसे ही आप जो हैं वो सोचते हैं कि मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, उससे ज़्यादा वैसे ही खर्च हो जाते हैं। फिर महंगाई बढ़ जाए तो और पैसा खर्च हो जाता है। और हमारे यहाँ पर तो मामला ये है कि शादी के जो खर्चे होते हैं, मर्द यानी लड़के जो होते हैं मुतवस्सित तबके के, मिडिल क्लास जो लड़के जो होते हैं, जब मैं जैसे लड़का मैं हूँ, लड़के जो होते हैं वो ज़ीरो पर आ जाते हैं। जितनी जमा पूंजी होती है वो सब खत्म हो जाती है। और अगर लड़की की शादी हो तो माँ बाप कर्जे में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये है इस माशरे का अलमिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, इस एहतजाज की वीडियो तो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है वाकई। ये मेरी नज़र से गुजरा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसे स्टोरी को प्रोग्राम में लेके आ जाएंगे। अच्छा। तो खैर ये बिल्कुल हुआ ऐसा। लेकिन मैं जो खास एक स्टोरी हूँ वो मैं लाई हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। GCU जो GC कॉलेज बड़ा मशहूर पुराने वक्तों का। और मैं समझा कायद आज़म यूनिवर्सिटी का बताएंगे आप, वहाँ फड्डा हो गया, वहाँ पे फड्डा हुआ है, वो फड्डा चल रहा है, बंद हो गई यूनिवर्सिटी। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में फड्डे हो गए, वहाँ अजीब तलबा तंजीमों के हंगामे चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा खैर, अब GC यूनिवर्सिटी पे तो हुआ ही है कि काबिलियत का ताल्लुक वैसे किसी एक जिन्स से होता नहीं है। हाँ। दुनिया भर में ख़वातीन को सलाहियतों के एतबार से मर्दों से कमतर नहीं समझा जाता और उन्हें आगे बढ़ने के मौके जो हैं फराहम किए जाते हैं। मगर कई बार ये रुझान ज़रा अलग हो जाता है, कुछ बाइसेस आ जाते हैं सामने। पाकिस्तानी ख़वातीन भी अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ज़िंदगी के हर शोबे में मकाम बना रही हैं और सब कुछ ही कर सकती हैं एक तरह से, बस कोशिश हिम्मत उनको भी चाहिए। इसकी एक मिसाल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर असगर जैदी साहब ने ट्विटर पर शेयर की। और उन्होंने किया ये कि एक खूबसूरत वीडियो वहाँ पर पोस्ट की, जिसके बाद उस वीडियो ने भी आग लगा दी सोशल मीडिया पे। इस वीडियो में एक खातून प्रोफेसर पर उनके शागिर्द फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, कुछ गैस कर सकते हैं आप? भाई उन्होंने अच्छे नंबर दे दिए होंगे, नहीं सबको पास कर दिया होगा क्लास में, जाओ बेटा सब पास हो। फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, तालियां बजाकर खुश आमदीद कह रहे हैं। असगर जैदी साहब के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि खातून पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की सरबराह बनी है। अच्छा। तो इन खातून का नाम जो है वो डॉक्टर फौजिया गनी है और इन्हें सौदे पर पहुंचने पर हर तरफ से मुबारकबादें मिल रही हैं और बड़ी आबदीदा भी हो गई। अच्छा, एक उनका ज़रा इमोशनल सी भी थी और बड़ा ही तो जो शोबा है सियासियात का GCU में, वो तो बड़ा पुराना शोबा। हाँ बिल्कुल, बहुत पुराना शोबा है और 50 बरस पहले ये कायम हुआ था शोबा। तो अब ये पहली खातून मतलब सरबराही हमेशा मर्दों के हाथ में रही। बिल्कुल, वो जो डीन कहते हैं ना, डिपार्टमेंट का डीन या डिपार्टमेंट का हेड, तो वो जो है वो हमेशा मर्द ही रहे हैं। और डॉक्टर फौजिया गनी जो है ये पहली खातून है जो इस मनसब पर फाइज हुई हैं। वीडियो में इनके चेहरे पर खुशी भी है, ब्लश भी कर रही हैं, इमोशनल भी हैं, आबदीदा भी हैं और स्टूडेंट्स का भी बड़ा मज़ेदार जेस्चर। अच्छा, ये अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। देखें, एक तो ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को होनी चाहिए। मतलब मैं इस बात का कायल हूँ कि आप ये ना करें कि भाई
चूंकि कोई शख्स मर्द है या चूंकि कोई खातून है तो उसे एक्स्ट्रा प्रिविलेज दें, बराबरी की दुनिया है ना, तो अपने मेरिट पर ये जो खातून सामने आई है इनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे इंकरेजमेंट मिलती है बाकी ख़वातीन को भी कि हाँ जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर दूसरा, मर्दों में एक एक्सेप्टेबिलिटी पैदा होती है, बहुत सारे मर्दों में ये बायस होता है कि वो ख़वातीन को आगे नहीं बढ़ने देते, या अगर कोई खातून आगे बढ़ जाती है तो उससे एक जेलसी सी पैदा हो जाती है उनके अंदर, ठीक है। हर मर्द इस तरह नहीं होता कि देखें, अब मैं बैठा भी पीछे हूँ थोड़ा सा, ये आप देख, कुर्सी देख लें आप। अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैंने अपना ये एक जेस्चर दुनिया को बताया है। अच्छा, देखो ऐसे करो, ठीक है। आपकी कुर्सी देखें 1 सेंटीमीटर आगे। हाँ, बिल्कुल। ये मैंने जानबूझ के ये किया है, ठीक, इसकी वजह है ताकि खातून आगे रहे। बिल्कुल, ताकि कोई मसला हो आगे आप, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, मैं समझ गई, अब मुझे समझ में आई बात सारा कि कोई मसला हो, अंडा टमाटर पहले शिफा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके पीछे हूँ, कोई भी मसला हो तो मैं आपके पीछे हूँ, ये कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप समझ ही नहीं रही। सही है, सही है। आप पीछे मुड़ के देखिएगा बस फिर। हाँ, बस आप होने चाहिए पीछे। हाँ, इंशाल्लाह, शायद। हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ख़वातीन को और उनकी अचीवमेंट्स को। अच्छा जी, अब एक खातून ने जो काम किया उसके ऊपर ज़रा सेलिब्रेशन कुछ ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो क्या? बेसिकली होता ये है कि इंसान जो है वो अपनी रिवायात से जुड़ा हुआ होता है, अपनी धरती से, अपने मुल्क से, अपने कल्चर से, अपने मज़हब से। ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको जकड़े रखती हैं, और वो जो जकड़ना होता है उन चीज़ों का, वो एक पॉजिटिव जकड़ना होता है, वो नेगेटिव नहीं होता कि ये तो अपने रिवायात से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, अपनी रिवायात का पास रखने वाले लोग होते हैं। अब जिस तरीके से इंसान अपनी धरती से जुड़ा होता है, इसी तरीके से वो अपनी रिवायात को भी अजीज़ रखता है। जब कोई मारूफ शख्सियत उन रिवायात से इन्हिराफ करती है तो फिर उसे सख्त तनकीद का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें तो और भी एहसास है, आप कुछ भी कर लें वो बात सोशल मीडिया पर आएगी, और उसके बाद लोगों ने जो आपके साथ करना है बस वो अल्लाह की पनाह। अब अदाकारा है पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मारूफ उशना शाह, उनके साथ अभी शादी हुई, पाकिस्तानी गोल्फर है हमजा अमीन, उनकी शादी थी, वीडियोज़ और तस्वीरें बड़ी वायरल हुई। अब ये जो तस्वीर और वीडियोज़ जो वायरल हुई इनकी शादी की स्पेसिफिकली, उसके ऊपर लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, उनके लिबास पर और उनके रक्स वगैरह पर बड़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई। ये जो तस्वीर आई है ना, ये देखिए, अब इसके अंदर नज़रिया आ रहा है कि जो इनकी ड्रेसिंग है, लोगों का जो इसके ऊपर तनकीद करने का वो जो सबब था वो ये था कि जी ये तो पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी ही नहीं की आपने, और आपने वो एक जो इंडियन कल्चर है उसकी तरह एक बड़ी सी माला पहनी हुई है, आपके जो कपड़े हैं वो भी उस तरह के हैं। ये जो तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है, ये लग रहा है ये किसी इंडियन फिल्म स्टार की शादी हो रही है। पाकिस्तानी कल्चर से, पाकिस्तानी रिवायात से इनका कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। कपड़े जो थे वो भी कुछ थोड़े कुछ मुख्तसर कुछ भी थे, कहीं पर हार वगैरह जो थे वो भी कुछ इस तरह थे। हार तो ज्यादा लग रहा है, वो जो जिस तरह से माला पहनी है वो हार ज्यादा इंडियन टच है। कपड़े तो खैर इसके तो अब लोगों ने आओ देखा ना ताओ देखा, और उसके बाद शुरू कर दिया ट्रोलिंग। पहले तो ट्रोलिंग करने वालों को उन्होंने भी खरी सुनाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अब कुछ अरसे के लिए डीएक्टिवेट का ऐलान कर दिया है। लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद पाकिस्तानी कल्चर की तौहीन नहीं था, और इसके बावजूद मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मैं अपनी ज़हनी सेहत के लिए कुछ अरसे के लिए अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर रही हूँ। अब ये तस्वीर है, आप लोग हमें बता सकते हैं कि ये इन्होंने पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी की है या भारतीय कल्चर की नुमाइंदगी की है। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर हमें ये बता सकते हैं। आप भी इस पे अपना कोई कमेंट देना चाहें तो बताइएगा आप हमें कि क्या सिलसिला होना चाहिए। अगला अच्छा, अगला है कि आपको लेकर चलते हैं ज़रा टेक्नोलॉजी के हवाले से। जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें करीब बैठे लोगों से दूर और दूर बैठे लोगों से करीब कर दिया। ये अजीब सा एक फिनोमेना आया है। और कम उम्र नौजवान भी मोबाइल हाथ में थामे सोशल मीडिया पर मसरूफ ही नजर आते हैं। बाप उनसे बात कर रहा है, वो कहते हैं हाँ, वो हाँ में जवाब देते हैं आजकल। तो अगर वीडियो की बात की जाए तो टिकटॉक नौजवानों की आजकल की तो पसंदीदा तरीन ऐप बन चुकी है। टिकटॉक है, फिर अब स्नैक वीडियो भी उसी तर्ज पर आई है, लेकिन टिकटॉक की तो खैर मकबूलियत का लेवल ही और है। इस ऐप ने जहां चंद लोगों के सर पर शोहरत का ताज रखा है, वहीं लाखों के दिल में हसरतों का जहान भी आबाद कर दिया है। इसीलिए वो भी जिसको कहते हैं ना स्टार बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस ऐप पर गुजारते हैं, मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खास वीडियोज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। मगर अब टिकटॉक इंतजामिया ने एक नया फीचर मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। अच्छा, वो क्या है? हुआ ये है कि दुनिया में कई ममालिक में, कई जगहों पर बशमूल यूरोप, अमेरिका और कनाडा, इन जगहों पर स्टाफ जो है ना, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट स्टाफ के जो लोग हैं, उनको इस ऐप पर होने की पाबंदी
पाबंदी डाल दी है कि आप कनाडा लोग इस वगैरह ऐप में पर हुआ है ये, नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल, यूरोप में भी ये बात चल रही है, कनाडा में भी चल रही है, अब अमेरिका में भी कुछ ऐप के हवाले से बाइडन को खास इख्तियारात दिए जा रहे हैं सदर को कि वो चाहें तो इसको कुछ बंद कर दें, कुछ इस किस्म का सिलसिला बाइडन डिस्कस हो रहा है। बाइडन साहब अमेरिका के सदर है, हाँ। एहतराम करें बाइडन सरकार, जी, बाइडन सरकार, पाकिस्तान के बड़े मामला देखते हैं वो, तो बाइडन सरकार। तो ये जो है टिकटॉक पे ये मामला चल रहे हैं। अब चंद हफ्तों में टिकटॉक का हिस्सा बनने वाला ये फीचर जो है वो 18 बरस से कम उम्र के जो नौजवान हैं उनके लिए रोजाना का स्क्रीन टाइम सिर्फ 60 घंटे तक महदूद कर देगा। रोजाना का स्क्रीन टाइम 60 घंटे? रोजाना में तो 24 घंटे होते हैं। सॉरी, ये 60 मिनट, हाँ। 60 मिनट, हाँ, रोजाना का जो 1 घंटा है तो बेसिकली। 18 साल से कम उम्र में टेंशन हो गई मुझे तो। टेंशन हो गई, बिल्कुल। अच्छा, इन कम उम्र बच्चों का जो ही स्क्रीन टाइम जो है वो पूरा होगा, ऐप इनसे दोबारा पास कोड मांगेगी या पासवर्ड मांगेगी, बिल्कुल, और जिसके बाद ही वो मजीद मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब 60 मिनट के बाद उनके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि अब दोबारा पासवर्ड डालो। हाँ, अब आप डाल देगा दोबारा पासवर्ड, उसमें क्या सुने ना, आगे भी कहानी होगी, कोई कहानी होगी। इन नौजवानों को ऐप पर गुजारे स्क्रीन टाइम के हफ्तावार रिपोर्ट भी ऐप पर दी जाएगी और वालिदैन के लिए भी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि जिसमें वो अपने बच्चों के लिए रोजाना का स्क्रीन टाइम तय कर सकेंगे। अच्छा, तो ये तय भी कर सकेंगे। ऐप की तरफ से जो है वो 60 मिनट का कहा गया है और इस किस्म की सूरत हाल जो है अब आ रही है। 60 सेकंड तय करूंगा, 60 सेकंड के बाद बंद हो जाए खुद ही यार, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने देखा फौरन, बस जो भी है, बस ना रिएक्ट करने का टाइम, ना लाइक करने का टाइम। सोशल मीडिया पर ऐसा टाइम लगाते हैं, बिल्कुल, लगता है उस पे उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हाँ, सही बात है, ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, बस मैं जरा सोशल मीडिया देख लूँ, आप ब्रेक ले लें। अच्छा, चलें जी नाजरीन, हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। अवैध सोशल मीडिया देख रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत और मईशत दोनों ही इन्हितात का शिकार हैं। पीडीएम के कायदीन का शिकवा है कि सियासत डायलॉग का नाम है, जबकि इमरान खान साहब किसी भी सियासी रहनुमा से मिलकर गुफ्त शनीद करने के मूड में नहीं है। सियासत में बातचीत के रास्ते बंद हो जाएं तो गैर आईनी इकदाम के दरवाजे खुल जाते हैं। सवाल यह है कि इमरान खान साहब दीगर सियासी कायदीन के साथ गुफ्तगू पर तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक, और पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला अब आ चुका है। तो अब आगे की सिचुएशन जो है वो क्या होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, आप लोगों की तो ज़ाहिर है खुशी की इंतहा नहीं रही, पॉजिटिव बात हो गई आप लोगों के लिए, लेकिन वो जो जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब ने अब ख़त्म कर दिया है, तो जो लोग जो कायदीन ख़ास तौर पर जेल में हैं उनका अब क्या होगा? क्या वो अब जेल में ही रहेंगे 30 दिन तक, या उनकी ज़मानतों का सिलसिला करवाया जाएगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, आप इस नए चैनल पे आए हैं और माशाल्लाह आपने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव आपके प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सोच के साथ। देखिए, ये जितने लोग जेलों में गए वो क्रिमिनल्स तो थे नहीं, दे वो प्रिजनर्स ऑफ कॉशस, सियासी कैदी थे और वो भी वॉलंटरी खुद उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां पेश की। तो एक बात क्लियर हुई कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़े थे, कोई उन्होंने लॉलेसनेस नहीं की थी, एक पॉलिटिकल फ्रीडम अपनी ऑफ मूवमेंट यूज़ की थी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ की थी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो उनकी बेल्स के लिए पार्टी की तरफ से पिटिशंस होंगी इंशाल्लाह, और वी आर होपफुल के एमपीओज जो हैं ये क्रैश होंगे और वो जल्द ही इंशाल्लाह बाहर आएंगे। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे लीडरशिप तो ज़ाहिर है उन्होंने तो आना है, लेकिन एक एक कारकुन के लिए पार्टी और पार्टी की लीगल टीम जो है वो अपनी पिटिशंस करेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो कल आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल के उस पे डिसीजन पे, उससे आपको क्या मतलब समझ में आया? क्योंकि मुझे तो कम अज़ कम पर्सनली उससे कोई मतलब समझ में नहीं आया। उन्होंने मजीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि पिछले जो मेंबर्स थे बेंच के उनका भी फैसला हो, जब वो रिक्यूज़ हो गए तो फिर उनका फैसला कैसे हो, और बाकी जो वकला से बात हुई, आप खुद भी क्योंकि कानूनी बैकग्राउंड रखते हैं, तो वकला ने कहा कि कुछ वकला से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है उस डिसीजन में, ये जो 2-3 वाला सिलसिला है इसमें को मजीद क्लियर होना चाहिए था, एक एम्बिग्विटी रह गई है। तो आपको भी ऐसा लगता है? और जरा आजम नज़ीर तारड़ साहब की भी जो गुफ्तगू हुई है वो क्या उनके इरादे लग रहे हैं हुकूमत के, उससे आपको क्या समझ में आया?
देखिए, कोई ऐसी बात करे तो बंदा ये कह सकता है कि उसको समझ नहीं है इसलिए उसने ये बात कर दी। तारड़ साहब सीनियर ASC हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो मेरे ख्याल में उनका लतीफ़ा गोई का शौक़ अभी गया नहीं। तो हमारे साथ तो चुटकुले करते थे सेनेट में जब होते थे या पार्लियामान में, तो अब उन्होंने ये लतीफ़ा गोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में संजीदा टॉपिक था, तो लतीफ़े को किसी और दिन पर रखते, और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर फैसला है। और ये तो कोई लॉ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी इसको समझता है कि 5 जजों का फैसला था और ऑनरेबल 2 जजों ने अपने आप को रिक्यूज किया, बल्कि 4 ने रिक्यूज किया था। कल मैंने इस पर अपना ओपिनियन दिया है कि लॉ मिनिस्टर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हैं, रियासत के लॉ मिनिस्टर हैं, तो हाउस ऑफ शरीफ के खुदारा ना बने। अटॉर्नी जनरल साहब से भी यही दरख्वास्त है, ओहदे आते जाते रहते हैं, और हमारी तो सबसे पहले कमिटमेंट हमारी पार्टी से भी ज़्यादा हमारे इस काले कोर्ट से है, जो अपने आप को हम क्लेम करते हैं वकील हैं। हमने तो वो ओपिनियन देना है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन आज से 50 साल बाद भी हमारी ये गुफ्तगू, जब तक ये सिस्टम है ये चलता रहेगा, तो ये बात हमारे पीछे चलती रहेगी कि किसी ज़ाती मफाद की खातिर या किसी अपने एक हिकमत अमली के तहत हमने एक क्लियर कट फैसले के बारे में वो तशरीह की जिस पे हज कानून के तालिब इल्म हंस रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये जनाब 3-2 का फैसला नहीं है, बल्कि ये 4-3 का फैसला है कि जो जज साहिबान ने रिक्यूज किया, एक तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, 5 जजेस बैठे। दूसरी चीज़ ये कि रिक्यूज करने का मतलब क्या होता है? रिक्यूज करने का मतलब ये होता है कि वो फैसला साजी पे असरअंदाज नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि किसी भी वजह से वो उस बेंच में बैठना नहीं चाहते, या वो पिटिशन काबिल गौर नहीं है, या वो उससे एग्री नहीं करते, या वो समझते हैं कि वो उस पे उस तरह से इंसाफ नहीं है। जो भी रीज़न है, वो रीज़न देना भी उनके लिए ज़रूरी नहीं होता, तो उन्होंने रिक्यूज किया। अब 4-3 का जो है ये फैसले की जो बात लॉ मिनिस्टर साहब ने की है, उसका तो मजाक उनकी अपनी फ्रेटर्निटी ने और हमारे लॉयर कम्युनिटी ने उड़ाया है कि लॉ मिनिस्टर से हमें जरा इससे ज्यादा संजीदा बयान की तवक्को है। ठीक है। अच्छा, अब जो कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में एक बात की है वो बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि जी मुझ पर एक और हमला करवाया जाएगा, तो ये हमला कौन करवाएगा? और आप लोगों तक ज़ाहिर है जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा, तो उसके लिए हिफाजती इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? और फिर इसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज़ कि अब अगर इमरान खान साहब सिर्फ वीडियो लिंक पर इलेक्शन कैंपेन में होंगे तो उसका तो वो असर नहीं होगा। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ, बहुत बड़ा अलमिया था ये, और मैं अफसोस से ये कहता हूँ कि हुकूमत रियासत पाकिस्तान ने इसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे हमले के तनाजुर में देखा। उनको इसको इस नज़र से देखना चाहिए था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो अपने 2 वज़ीर आज़म इस तरह के हमलों में खो चुका है, लियाकत अली खान शहीद और बेनज़ीर साहिबा। तो क्या रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने वो तंदही, वो तेज़ी, और क्या उनके अमल में वो बेचैनी नज़र आई कि मैं अपने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के जो उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, जो लोग उसके पीछे हैं, उन तक मैं पहुंचूं? एक तरफ तो आप देखें अमेरिका जैसे मुल्क हैं जहां JF कैनेडी के साथ जो हुआ उसके बाद वो उसके पीछे पड़े, तो यहाँ तो मट्टी पाव पॉलिसी है, बल्कि यहाँ तो इमरान खान साहब की मर्जी की FIR तक नहीं हुई। तो इस बात को तो एहतमाल है कि जिन लोगों ने पहले हमला किया, कारसाज में बीबी पे एक हमला हुआ, उसके बाद लियाकत बाग में वो शहीद कर दी गई, तो इसका तो एहतमाल है। उनके पास ज़ाहिर है साबिक वज़ीर आज़म है, उनके पास इसके सबूत भी होंगे, मुनासिब वक्त पे उसको दे भी देंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में मैंने तो आज से 8-9 महीने पहले, मुझे याद पड़ता है जब हमारी हुकूमत नई ख़त्म हुई और शुरू के दिनों में जब मैं गया तो एज ए PM भी उनकी सिक्योरिटी में देखता था, और एज एन ex-PM जब मैंने जाके देखा तो मैंने उस वक्त के IG साहब को खुद मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने रिपोर्ट किया उनको कि मुझे ये ठीक नहीं लगता, इसको आप बराए करम इसको आप अच्छी करें, सिक्योरिटी तगड़ी करें। वो तो खैर बड़े शुरू के दिन थे। आजकल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में वो सिक्योरिटी का लेवल नहीं है जो एक साबिक वज़ीर आज़म प्लस ऐसा साबिक वज़ीर आज़म जिस पे एक जानी हमला हो चुका है, और एज अ PM भी, एज अ वज़ीर आज़म भी इस तरह की इतलात आती थी कि उन पे इस तरह के लोग गिरफ्तार होते थे इधर बनी गाला एरिया से, या कोई इस तरह की रिपोर्टें आती थी मीडिया में। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में, सियासत जो है वो रहेगी अपनी जगह, हमारी मुखालफत भी रहेगी, आज कोई और वज़ीर आज़म है, कल कोई और होगा, लेकिन अपने नेशनल फिगर्स की, खासकर साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी की हिफाजत जो है वो उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इसके लिए फुली केपेबल हैं, और मेरे ख्याल में उनको इसमें तंदही दिखानी चाहिए। सर, जो इमरान खान साहब ने जो कहा अगर नुकसान हो कि
उसका फिर अजाला कोई सही, कोताही नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल फिर वो हाँ। बिल्कुल सही। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा ये लोग मुझ पर एक और हमला करवाएंगे, तो ये लोग कौन लोग? देखिए, जिधर से ये सारा पहले हुआ है और इसीलिए तो हम कह रहे थे कि इसको जो है बहुत ही इसमें मुस्तैदी और तंदही दिखानी चाहिए थी हुकूमत को कि वो इस बात की तय तक पहुंचते कि एक साबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा वज़ीर आज़म पे क्यों ये एहतमाल है कि वो उनको मारना चाहते हैं। उनको तो मैं समझता हूँ मियां शहबाज शरीफ साहब को तो सब काम छोड़ के इस काम पे लगना चाहिए था कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उनको अपने आप को इससे क्लियर कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो रह जाएंगी, ये बातें तो रह जाएंगी। तो ये चीजें तो मौजूद हैं और इमरान खान मतलब बिल्कुल आप सही, ये कह रहे हैं कि ठीक है। साबिक वजीर आजम को मौजूदा वजीर आजम से, मतलब ये जो हुकूमत है इसकी बात हो रही है कि ये हुकूमत इस वक्त की जो हुकूमत है वो करवाना चाह रही है। देखिए, खान साहब ने जो FIR लिखवानी चाहिए जो नहीं हो सकी, उसमें जो नाम उन्होंने तजवीज़ की उसमें एक नाम मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी है। तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो वही हो सकते हैं, जाहिर है, लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब को इस पे अपने आप को क्लियर करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको ऑफर करना चाहिए कि भाई जहां से आप चाहते हैं जो शवाहिद आपके पास हैं आप दें और मैं भी अपने आप को ठीक है, अपना दावा साफ अच्छी करना बात चाहिए नहीं अगर है मुल्क के इन्वॉल्वमेंट लिए। नहीं है। सही है, फेयर इनफ। जी बिल्कुल। अच्छा अली साहब, अब क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो रही है और गवर्नमेंट की कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरह से उस मामले को टेकअप किया गया, आपको लगता है गवर्नमेंट का इरादा है इलेक्शन कराने का, या ये कोई और चीज करेंगे उसको डिले करने के लिए, मजीद दोबारा अदालत में चले जाएं, कोई और पिटिशन ले जाएं? देखिए, लॉ टेक्स इट्स कोर्स, सूनर और लेटर एवरीबॉडी हैज टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ द लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हुकूमत का इतना बड़ा रोल है भी नहीं। अब इसमें तो देखिए, एक डेट देनी है सदर मुमलिकत ने, दूसरी देनी है गवर्नर साहब ने और उनके बारे में पहले ही ऑपरेटिंग पार्ट में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उन्होंने आईन से इनहराफ किया जब उन्होंने डेट नहीं दी। इलेक्शन कमीशन का इसमें बुनियादी रोल है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पे अमल नहीं करेगा तो आपको फिर पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करने का नतीजा क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये जितने भी हमारे जो हैं दोस्त हुकूमत में मौजूद हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं नून से या पीपल्स पार्टी से, उन्होंने ये हुकूमत के 3-4 महीनों के लिए क्या आइंदा अपनी सियासी करियर को दाव पे लगाना है कि अगर एक जिम्मेदार आदमी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करने की राह में रुकावट बनता है तो उसने आगे सियासत नहीं करनी। अगर उस पर तौहीन अदालत लगती है, उसको सजा होती है, वो डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसको फिर क्या है इस सियासत से, अगर वो खुद अपनी सीट से जाता रहे। मेरे ख्याल में कोई भी ये समझ बूझ वाला शख्स ये जसारत नहीं करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इतने क्लियर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायरेक्शंस के खिलाफ जाए। साफ बात उन्होंने की है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें। अगर जहां आपको लगता है कि उसमें एग्जैक्टली उसमें नहीं कर सकते तो बेर मिनिमम का लफ्ज यूज किया गया है कि बेर मिनिमम टाइम में आप उसको करें। इसका मतलब है कि कुछ आई डोंट नो कितने दिन का है, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, लेकिन ज्यादा की वो आपको इजाजत नहीं देंगे। तो इससे आगे अगर कोई खींचने की कोशिश करेगा तो वो तौहीन अदालत में आएगा, और कोई भी जी शऊर शख्स अपने आप को तौहीन अदालत का मुजरिम तो गर्दाना नहीं चाहता। सर, यहाँ तो तौहीन अदालत के वज़ीर आज़म भी रहे हैं और तौहीन अदालत के फिर वज़ीर आज़म जो है वो सेनेट में आए भी हैं। यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता है, तो ये तो खैर पाकिस्तान का तरीक़ाकार है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जिस पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मेरी तरफ से, आखिरी चीज़ जी। टाइम्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज जी। देखिए कब तक हम ये देख सकते हैं कि वाकई टाइम्स हैव चेंज। आप लोग ये मैं अभी इस वक्त अगर हम बात करें असद उमर साहब, देखें मेरी एक बात इस पे ले लें। देखें जी, ये जितना कुछ हुआ है, अगर इसमें पॉपुलर जन पॉपुलर सपोर्ट ना होती, हमारे पीछे पाकिस्तानी खड़ा ना होता, ये कुछ भी ना होता, अभी कुछ भी ना होता, अभी स्टेटस को हावी होती हर जगह। ये जितना कुछ हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि पॉपुलर सपोर्ट खड़ी हो गई है इस रजीम चेंज के खिलाफ। अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि 75 साल बाद वो आज़ादी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और हमारे आबा व अजदाद ने लाखों कुर्बानियां दे के हासिल की थी, आज हम उसको किसी भी वजह से किसी गैर मुल्क के सामने गिरवी रखें। इमरान खान साहब का आप देखें, 9 अप्रैल से पहले हमारा ग्राफ कहाँ था? महंगाई थी, बहुत इश्यूज थे। क्या हुआ? अचानक हुआ ये है कि कौम ने गुलामी एक्सेप्ट नहीं की, वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब चाहे उसको कोई कुछ भी कहे, जहां बक्सा रखते हैं वहां से वोट इमरान खान का निकलता है।
ठीक है, सही बिल्कुल है। सही है। आखिरी चीज़ मेरी तरफ से वो ये कि असद उमर साहब और अली नवाज़ अवान साहब और राजा खुर्रम साहब, उनके जो इस्तीफ़ों की मंजूरी थी उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और आवाम भी बहुत सारे ये सवाल करते हैं कि आप लोग असेंबली में आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, क्या सिर्फ इलेक्शन के ज़रिए आना चाहते हैं? अगर इलेक्शन के ज़रिए नहीं आना चाहते तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि जी हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होने चाहिए, गलत तौर पर मंजूर हुए हैं? अगर गलत तौर पर मंजूर हुए हैं तो दिए क्यों थे? ये एक अजीब कन्फ्यूजन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मामला है। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुरू में जब इस्तीफे दिए तो इस वजह से दिए, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बतौर एहतजाज दिए। इनके साथ हम बैठना नहीं चाहते और उस बात पे हम खड़े रहे। हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किए, हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किए। जब तकरीबन 8-9 महीने गुजर गए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया कि अब हमने नेक्स्ट इलेक्शन फोर्स करवाना है और उसके लिए हमें अब असेंबली में अपना अपोजिशन लीडर चाहिए, क्योंकि केयर टेकर सेटअप के लिए जब केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें अपोजिशन लीडर की बहुत बड़ी से होती है। इस वजह से ये फैसला किया गया कि अगले जो कौमी इलेक्शन होने हैं नेशनल असेंबली के, उसके लिए हमारा असेंबली में होना जरूरी है कुछ अरसे के लिए, जिसमें आपने जरूरी लेजिस्लेशन करनी है, क्योंकि टाइम में बड़ा कम रह गया। अगर हम अभी असेंबली में नहीं होते और अपोजिशन लीडर राजा साहब होते हैं, राजा रियाज साहब, तो दोनों राज्य मिलकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि वो स्पीकर साहब ने भी जो कोई कसर तो नहीं छोड़ी। स्पीकर साहब ने जो किया है कि पहले कहते थे आओ असेंबली में, आओ असेंबली में बैठो, जब हमने आना चाहा तो रातों रात के 2 बजे बैठ के तो सारे इस्तीफे कबूल कर लिए। तो राजा रियाज किस कानून में अपोजिशन लीडर है? कोई मुझे समझा सकता है? जो नून लीग का खुद अभी उम्मीदवार है राजा साहब, तो वो अपोजिशन लीडर बैठ के फैसला करेगा कि न्यूट्रल सेटअप आएगा। क्या आपको ये सारा मजाक नहीं लगता? मुझे तो सर बहुत कुछ मजाक लगता है। मैं तो एक अजीब कश्मकश। शाह साहब को जो है वो नामजद किया गया है लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पर। अब देखते हैं कि वो किस तरह से अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और बता रहे थे कि इलेक्शंस के हवाले से उनकी अपनी क्या ज़ाती राय है, पार्टी क्या समझती है, और जेल भरो तहरीक का जो सिलसिला है उसमें लोगों को किस तरह से अब बाहर निकालने की ज़मानतें करवाएंगे। ये हमारी गुफ्तगू का था जिस्ट। एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं फिर से। अच्छा, अब ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी वाकफियत बहुत सारे ऐसे मामलात से करवाई जाए जो कि हमारे मुल्क से जुड़े हुए हैं या इंटरनेशनल दुनिया से जुड़े हुए हैं, और उन मामलात में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नाम तो सुनते हैं लेकिन हम यूँ कहिए कि उनसे मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं होते हैं, या उनकी मुकम्मल जो जानकारी है, जो हिस्ट्री है उनकी, वो हमारे पास नहीं होती है। अब अगर हम बात करें ड्यूरेंट लाइन की, तो जो ड्यूरेंट लाइन है उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो है क्या, और ड्यूरेंट लाइन जो है वो उसकी अहमियत क्या है। ये ड्यूरेंट लाइन बेसिकली तो एक बॉर्डर की लाइन है, और ये बॉर्डर कैसे आया था, क्या हुआ था, कहाँ से बना था, इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं ड्यूरेंट लाइन की। अच्छा, अब अफ़गानिस्तान जो है उसकी अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान तारीख़ी तौर पर 3 बड़ी क़ुव्वतें जो है उनके दरमियान सैंडविच बना रहा है। अब ये जो सैंडविच है, एक तरफ देख लें आप रूस की हुकूमत, दूसरी तरफ आप देखें तो सल्तनत ईरान, और तीसरी तरफ पहले जो है वो सिख थे, और चौथी तरफ जो है वो बरतानवी हुकूमत थी। अब ये जो सैंडविच है इसके दरमियान है जी अफ़गानिस्तान, और इन तीनों ताकतों की अफ़गानिस्तान में मुसलसल रस्साकशी जो है वो हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं। और कभी रूस उसके शहरों पर कब्ज़ा कर लेता था, कभी जो है वो ईरान यहाँ पर घुस आता था, और सिखों को शिकस्त देने के बाद फिर हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश इंडिया हुकूमत थी और अफ़गानिस्तान, ये आमने सामने थे, और इनके दरमियान जंगें जारी रहती थी। और ये हुआ कि इन तमाम लड़ाइयों के बाद रूस ने और अंग्रेज़ों ने फिर फैसला किया कि अब अफ़गानिस्तान को बनाएंगे हम अपना एक बफर जोन, और इसलिए तय ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की रूस और हिंदुस्तान के साथ जो सरहदें हैं उनका तयन किया जाए। ये एक चीज़ थी जो कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सही है। फिर 1884 में क्या हुआ, उसमें एंग्लो रशियन बाउंड्री कमीशन बनाया गया 1884 में, यानी कि 1884 में, और 3 साल के मज़ाकरात के बाद रूस और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदों का तयन हो गया। अगला मरहला अफ़गानिस्तान और अंग्रेज़ों के ज़ेर तसल्लुत हिंदुस्तान की सरहदों के तयन का था।
उसके लिए बरतानवी हुकूमत जो है उसके सेक्रेटरी सर मोर्टाइमर ड्यूरेंट जो है, जिसके नाम पर ड्यूरेंट लाइन फिर बिल्कुल रखा गया, मोर्टाइमर ड्यूरेंट, और अफगानिस्तान के हुक्मरान अमीर अब्दुर्रहमान के दरमियान सरहद के तयन के लिए मुज़ाकरात हुए, जिसमें अफगानिस्तान स्वात, बाजौड़ और चित्राल के इलाके अंग्रेज़ों के सपोर्ट करने पर राज़ी हो गया। जवाब में इस्मार और बरमाल के इलाके अफगानिस्तान का हिस्सा बन गए। 12 नवंबर 1893 को काबुल में ड्यूरेंट लाइन के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। और जो ड्यूरेंट लाइन थी वो बेसिकली 2640 किलोमीटर तवील ये लाइन है और दोनों ममालिक के दरमियान इसे बैनुल अक़वामी सरहद की हैसियत से तस्लीम किया जाता है। और ड्यूरेंट लाइन को मुतय्यन करते वक्त दरियाए सिंध और जो दीगर जो तबई अवामिल थे उनको बड़ा मद्देनज़र रखा गया। और ये पाकिस्तान की जानिब से जो सरहद है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुत्तसिल है, जबकि दूसरी तरफ से ये अफ़गानिस्तान के सूबों से 10 सूबे हैं जिनसे ये मिली हुई। हमारे यहाँ पर 2 सूबे हैं, वहाँ 10 सूबे हैं जिनसे मिली हुई। और फिर हिंदुस्तान की तकसीम से कबल ड्यूरेंट लाइन को दोनों तरफ की हुकूमतें इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्लीम करती रहीं, लेकिन जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो फिर अफ़गान हुक्मरान थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन का जो मुआहदा था उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर जो हुक्मरान जो आते रहे उनका भी रवैया यही था। अच्छा, दुनिया उसे बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर मानती थी और यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने ड्यूरेंट लाइन पर जो बाड़ लगाई, उसका जो सिलसिला शुरू किया, तो उसे पाकिस्तान का हक समझा गया था। उसकी तरफ उसके ऊपर किसी ने इंटरनेशनली एतराज़ात नहीं किए थे। बिल्कुल, हालांकि अफगानिस्तान को ये चीज़ कोई बहुत पसंद नहीं थी और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस चीज़ पर एतराज़ उठाते रहे और कहते रहे कि भाई ये बाढ़ होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ की जो हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें, उनका जो भी रवैया रहा हो, पाकिस्तान और अफगान अवाम का आपस में रिश्ता एक गहरा रहा है। अब उसमें कहीं कहीं नजर आता है डेफिसिट्स भी रहे हैं, कुछ जगहों पर ज़रा गुस्सा, ज़रा नरमी सर्दी, ये मामला जो है ये रहा है। इसमें हुकूमतों के इख्तिलाफात कभी हायल नहीं हुए। यही वजह है कि लाखों अफगान महाजरीन कई दिहाइयों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। अलबत्ता कभी कभार उनकी नाराज़गी सामने आती है, लेकिन अदरवाइज ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो कुर्बतें रखते हैं, कल्चरली भी, एथनिक जो ज़बान वगैरह है वो भी मामला। कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो तो ज़रा जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं वो लोग, तो थोड़ा जज्बात को कंट्रोल रखो अफगान भाइयों, ऐसा ना करो। और देखो अभी भी राशिद खान आया हुआ है, खेल रहा है, इतने अच्छे तरीके से एंजॉय खेल रहा है ना, तो हम तो बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप लोग कभी कभी शरारत करते हैं, वो ना करें। और ख़ासतौर पे इंडिया के साथ मिलकर अगर कभी शरारत करने का प्लान है ना आपका, वो भी ना करें, ठीक है जी। तो ये बातचीत थी ड्यूरेंट लाइन के हवाले से। हिस्ट्री का हमारा ये सेगमेंट था। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद जी। शिफा, गेम खेलने का मूड है कोई? मेरा गेम खेलने का भरपूर मूड है और अभी जो लोग हमें देखेंगे इस सेगमेंट में उनका भी मूड हो जाएगा गेम खेलने का। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है जी शामिर और हदीका, और ये दोनों जो हैं ये ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, ये नमल यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक्स फॉर हैविंग अस। अच्छा, ये जो आपने कोई गेमिंग का कोई नया मैकेनिज्म बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें कि ये मामला है क्या? ठीक है, बेसिकली हमने देखा है कि बच्चे जो है वो टैप करके गेम्स खेलते हैं। अब हमने वही फ़ोन लैपटॉप को अपने सामने रखना है और आप फिजिकल जेस्चर से उसे खेल सकते हैं। वही एग्जिस्टिंग गेम सबवे सर्फर, टेम्पल रन, नीड फॉर स्पीड, आप वो खेल सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है। आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इफ़ यू वांट टू प्ले क्रिकेट, हमारा क्रिकेट जेस्चर इनेबल करना है और आप वो खेल सकते हैं। तो आप क्रिकेट का गेम के लिए आपको जेस्चर्स वो करने पड़ेंगे सारे? यस, अगर नीड फॉर स्पीड जैसी कार रेसिंग गेम खेलना चाहते तो हमारा स्टीयरिंग जेस्चर इनेबल कर देना आप। ओह वाह भाई, ज़बरदस्त है। यस, लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो वहाँ पे स्क्रीन पे रियल टाइम में मूवमेंट शो होगी, लेफ्ट एंड राइट। और ये आपने कितने अरसे में ये सारा डेवलप किया सिस्टम? हम लोग ने 1 ईयर में। 1 ईयर। और आप दोनों की ही टीम थी और नहीं, हम members लोग भी थे? वी आर अ टीम ऑफ 27 और हम लोग आई गेस 50 हायरिंग कर चुके हैं इस पूरे स्पैन में। अच्छा। एंड दूसरी चीज़ मज़े की बात इसके बारे में ये है कि इसमें कोई भी हार्डवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है और कोई भी गेम खेल सकते हैं। नॉर्मल अगर आपके पास पीसी है तो उसके साथ आप ये काम कर सकते हैं, या लैपटॉप भी होना चाहिए? नॉर्मल एक डिसेंट अमाउंट का प्रोसेसर और कैमरा लाजमी है। हाँ, ठीक है, कैमरा होना चाहिए। कैमरा होना चाहिए। वो तो बच्चों के माँ बाप से आपको क्या रिस्पांस मिला? माँ बाप से बताइए। अभी हम लोग ITCN कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हम उसमें गए, ठीक है, तो सारे जो माँ बाप थे वो सबसे ज़्यादा इसमें चाह रहे थे कि वो खेलें, मतलब अपने बच्चों को करें, बिकॉज एक गेमिंग कैसी चीज़ है कि स्ट्रेटेजी वगैरह बिल्ड होती है, लेकिन जो एक चीज़ लैक करती है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वो सेहत ही है, फिजिकल हेल्थ। और हमें तो
एक और आप चाह रहे हैं कि गेम खेलें वो, लेकिन फिजिकली उछल कूद जाए। एग्जैक्टली। और इवन जो लेडीज हैं वो भी लाइक ये गेम खेल के लाइक क्योंकि गेम्स काफ़ी एडिक्टेड होती है एंड साथ में लाइक काफ़ी इंगेजिंग भी होती है, तो वो आप लाइक गेम जिस तरह आप सबवे सर्फर पर अभी आपको डेमो दिखाएंगे या टेम्पल रन का, आप जंप करेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज वगैरह बर्न हो रही होती है। हाँ चले तो आप इस पे अपना लैपटॉप उठाएं और आप यहाँ पर सिस्टम को वो करें सेटवेट। हाँ सेटअप करें, फिर हम जरा गेम खेलते हैं भाई, थोड़ा देख चलो लें। भाई, हम खड़े हो जाते हैं, हम भी खेलना क्या है शिफा, मुकाबला करते हैं। बस सही है। कौन कितना ज्यादा भागा, टेम्पल रन कराएंगे, कौन सी कराएंगे? आपको हम टेम्पल रन करवा देते हैं। यस बस टेम्पल टेम्पल रन वो उसमें भागने वाले की कहानी है। आपको दिखाते हैं फिर। हाँ, देखने ऐसा ना हो हार ना जाऊं मैं इनसे। टेम्पल रन में हमारा बॉडी नहीं, मैं तो ये हील्स उतार दूंगी अब, मैं हील उतार के भागूंगी बिल्कुल तेज। कोई आसान सा गेम खिलवाना जो मैं खेल सकूं, क्योंकि ये फिर बेइज्जती बड़ी करती हैं बाद में। ओके। टेम्पल रन में हमारे 4 जेस्चर्स हैं, आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। लेफ्ट राइट अप एंड Up and डाउन, down, चार yeah, जेस्चर्स हैं चार टेम्पल gestures। रन में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी कौन सी गेम थी जो आप कह रहे थे? अब सारी गेम्स इस पे खेली जा सकती है, इवन पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी भी इस पे खेली जा अच्छा, सकती है। नहीं अभी जो आप दूसरी हमें बता रहे थे वो कौन सी लेकर आए? नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो दोनों ये करते हैं अभी try। क्या हो रहा है कि ये जो आपका लैपटॉप है, हमने बुनियादी तौर पर इस लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है हमारी ये टीवी स्क्रीन से। हाँ, कौन और सा इसके कैमरा हमें ऊपर दिखा ये रहा है सारा हमें बता दे तो हम सिस्टम आ रहा सामने है। से हट जाएं। ये जो कैमरा है हमारा, ये दिखा दे इस टीवी स्क्रीन को, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये टीवी स्क्रीन क्या पर रहे क्या हैं। हो रहा है। अब अधिका प्लीज आप चलो इधर आप आइए। डेमो दिखाओ ओके या आप दिखा देना। चलो आप दिखाओ। ठीक है जी, अब करना क्या है ये आप हमें जरा समझाते रहिए। ठीक है। लाइट नहीं होगी वगैरह ये ले लो। जी सोफे पे भी रख सकते हैं आप। फोन डालो वहाँ से, कोई मसला नहीं, इजी हो जाए, अपना घर समझे। बिल्कुल इजी। ठीक है, ये अब हम लोग सेटअप कर लेते हैं। ठीक है कि लाइक सामने- किस हाँ। एंगल से वो जंप कर सकते हैं। सामने से हट जाए। अच्छा वो अच्छा, ये क्योंकि तो आप इसमें- स्कैन कर रही हैं। ओके। स्कैन हो रही है हम ये। क्या इस तरह कर लें? किस ओए, तरह रखें? ये तो बंद हो गया। नहीं, आई गेस वो लीड हिल गई थी। अच्छा अच्छा, केबल हिल जाएगी तो क्या? अच्छा हाँ, खुल गई खुल गई। ठीक है, आप सही। खड़े हो जो अधिका। उधर नो सिग्नल आ रहा है भाई, ठीक है, ये अचानक से क्या हो Input- गया? थोड़ा सा साइड पे हो सकते हैं आप, ऐसे में आप भी डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है अच्छा, ठीक है, हम सब detect हो रहे हम हैं। नहीं डिटेक्ट होते। ठीक है ठीक है। ओके, पीछे हो जाए बस। हाँ ठीक है। शुभ। आई गेस अच्छा, ये लाइट का बेसिकली इशू आ डिटेक्ट रहा है। करेगा और डिटेक्ट करने के बाद मूवमेंट होगी इसकी। एक और काम करते हैं ना, एक और काम करते हैं भाई, ऊपर नहीं हो करेंगे। गया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं यार, लाइट आएगी अभी भी। हाँ वो पीछे से वो लोग भी डिटेक्ट होंगे I guess। बस आई थिंक ठीक ये इनको स्क्रीन की तरफ मूव करना होगा बेसिकली, आई थिंक परफेक्ट। क्योंकि स्क्रीन के कैमरे से ये डिटेक्ट होते यस, हैं। जिस तरह अभी ये डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है। ठीक है, अच्छा हो चुका है, ठीक है। हाँ अच्छा अभी लाइक आपने कोई भी लाइक गेम ओपन कर लेनी है। हाँ। जिस तरह अभी हम लोग ऑनलाइन ही ओपन कर रहे हैं कोई भी गेम। चलिए ठीक है। ठीक है, here is the play button। ये गेम हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, एक कैमरा इस स्क्रीन पर रहेगा ताकि वो गेम दिखाया जा सके, और एक कैमरा जो इस कैरेक्टर पर होगा जो इस गेम को खेल रहा है, तो उससे ये होगा कि जरा पता चल जाएगा कि दोनों का वहाँ क्या अंदाजा होगा। एक्टिविटी हो रही है, यहाँ क्या हाँ। एक्टिविटी हो यस। रही है। चलें वही अब अधिका करेंगी, दौड़ेंगी। या चलो जी, रेडी, चलो चलो ओके। तो ये ओए, ओहो जंप 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 जंप। ओके। आप तो पहले छलांग से गिर गई। ओके, अच्छा मतलब ये हो ये रहा है कि इस सेंसर ने डिटेक्ट किया। Detect Good, किया ये। चले एग्जैक्टली। हो जाए भाई, हो जाए। लेकिन ये जो टाइमिंग है इनकी जंप की और उसकी डिटेक्शन की, ये सेम है या थोड़ा बहुत इसमें डिले का चलता एक्चुअली है? इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो इंटरनेट शायद स्लो है, तो इस वजह से थोड़ा सा ठीक है, lag एक हो बार रहा है। अभी देखते हैं। It's not नहीं भाई, detecting आपसे me। खेला नहीं जा रहा। मुझे आ नहीं रही है। अधिका जो है वो गेमिंग में जरा नाकाम हो रही है। It's not detecting me शायद। हाँ डिटेक्ट नहीं हुई हुई है अधिका। चलो, या कोई और गेम जो आपको ज्यादा एक अच्छा एक और लगता अगर काम करना है नहीं, आई गेस वो आगे आए हुए थे। बस है। गेम पे चले, रहना। अधिका को फिर से डिटेक्ट किया गया। ठीक है। और अधिका एक मरतबा फिर गेम खेलने के लिए तैयार है। अधिका, अगर इस गेम में आप हारी तो अगली बारी मेरी होगी। Done। जानबूझ अधिका के एक नहीं मरतबा हारना फिर है। आगे जा रही हैं। ये जबरदस्त जंप लगाई, अरे वाह क्या बात अधिका। ये क्या है? आप लाइक लेफ्ट राइट अप डाउन भी हो सकते अच्छा, हैं। यस। ओ नहीं 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 अधिका, अब आप हार गई, मेरी अब आपकी बारी। बारी है। अच्छा, वो बचपन में इसको वो उधर टेबल पे रख ले, मेरा ख्याल है उधर Yes, टेबल पे रख के कर ले जहाँ पे लाइट सुपर चले। से कम आ रही है। नहीं तो मैं मुझे डिटेक्ट नहीं करेगा ये। अच्छा ठीक है, पहले आपको डिटेक्ट। मैं आता हूँ, मैं डिटेक्ट ताकि होगा। आप जरा आगे आ जाओ। जी मैं आगे आ गया, ठीक है, और आगे आ जाओ। और आगे आ गया। ओके, बेस्ट बेस्ट। ठीक है। ठीक है। टोकन डालना होता है इसमें? नहीं नहीं नहीं। तो वो टोकन वाले भी तो गेम होते हैं ना यार, वो बचपन में खेलते थे हम। चल खैर अब ये मिडल से था। अच्छा, ये ठीक है, स्टार्ट करें, चले। ओके, जंप जंप जंप। ओके। नहीं भाई, मान नहीं रहा ये। डिटेक्ट नहीं हुआ हुआ शायद। चेक करें डिटेक्शन के बाद। ओके। जंप 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 जंप।
अरे ओके आप नीचे हो रहे हैं आप अच्छा नीचे भी हो सकता हाँ, है you have to आप jump नीचे होंगे straight. तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर की तरफ जंप करें, Yep. ठीक वाह। है, लेफ्ट। ओके ज़रा लेट हुए लेकिन चल ठीक है। अब जा। अच्छा हाँ, तो ये गेम का पता होना चाहिए ना जरा। अच्छा हाँ, बच्चे खेलेंगे तो आप पक्का खेलेंगे। टेंपल रन नहीं खेली? नहीं मैंने नहीं खेली ये टेम्पल। इट्स लाइक सबवे सर्फर टेम्पल। अच्छा जैसे ही नीचे होता है ये बड़ा परफेक्ट डिटेक्शन करता है। मैं जरा सा नीचे होता हूँ ये मुकम्मल तौर पे नीचे हो जाता है। कोई और गेम है इसमें? सबवे सर्फर लगाएं जरा, और क्या, सबवे सर्फर लगा चल दें। रुकिए। ठीक है, हमें वो अभी इंटरनेट से लगा देता नहीं भाई ये नीचे चला जाता है। ओके। हाँ सबवे सर्फर देखें। ठीक है, हाँ, ये अब होता जंप है करें। ओहो पकड़ रहा है मुझे सही तरीके से, कुछ बात बन नहीं रही है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए मुझे इसकी थोड़ी थोड़ा सी। सा आपने जंप अप लेकिन है। किया, बस इजी इजी कर फैल गए हो ज़्यादा, बस अरे भाई इनकी चलो, बारी भी मेरी नहीं। बारी। ओके आप इनका भी टोकन डलवाएं। ठीक अब है, मुझे वो लगा दो, सबवे सर्फर लगा दो। अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए, एक्चुअली लेफ्ट या राइट? राइट हो जाए। हाँ मेरा लेफ्ट। ओके मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको जंप करने में ज़रा आसानी हो। ठीक है, सही है, ओके नाउ यही लगाइए। अभी अभी ये कर लेता है ना, वहाँ में उसको इसमें ऑन प्रॉब्लम है बेटा। नहीं 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 नहीं। ओके अब मैंने गेम खेलने में भी प्रॉब्लम है। हाँ देखें आप नीचे हुई, कैसा ये नीचे हुआ? नहीं हाँ ओके अच्छा ओके अब आप हाइट पे जंप कीजिएगा, ठीक है। हाँ देखें हुआ। लेफ्ट 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 वहाँ से निकल रहे, ठीक है, जंप। ओहो पानी में बह लेकिन गई। आप लेकिन थोड़ा सा तो आगे गई आप। हाँ मैं थोड़ा सा आगे गई, इस बिल्कुल। कंट्रोलर में यही बात है कि थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगता है, बिकॉज एक बटन left, दबा के हाँ। जंप फौरन से हो जाए, इस पे आपको फिजिकली जंप लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा लेकिन टाइम। ये पूरी वर्जिश भी है वैसे। हाँ। अगर आप लंबे टाइम के लिए खेल रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज हो रही है। और मजीद कोई गेम इस पे हम लगाएंगे या हम अभी मुझे अगर इंटरनेट एक्सेस मिल जाए तो मैं और भी गेम्स करूँगी, बिकॉज ये भी हमने इंटरनेट से लगाई है। बस फिर ये हम शो के बाद आपके साथ मजीद खेलते हैं, मजीद बैठ के खेलेंगे। बातचीत करते हैं कुछ आपसे। गुड। अच्छा अब इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है। और इसमें मतलब ये चीज़ मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ इंटरनेट पे, तो वो कोई अगर फॉर एग्जांपल टेनिस का गेम कोई खेल रहा है तो इस तरह के डिवाइसेस है कि उन्होंने टेनिस का रैकेट पकड़ा हुआ है और वो फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं। उन डिवाइसेस में और इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, उनमें ये होता है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर लेना पड़ता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड ये है कि आपको वही स्पेसिफिक गेम्स खेलनी पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक डिले आ जाता है उस चीज़ में। तो इसमें ये है कि इसमें वो चीज़ नहीं, ना आपको हार्डवेयर की ज़रूरत है, ना कोई स्पेसिफिक गेम्स है यहाँ पे। आप कोई भी गेम इसमें लगा सकते हैं, खेल सकते हैं जिसमें आपकी फिजिकल मूवमेंट है वो। आप ऑनलाइन भी गेम्स खेल सकते हो और आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे डाउनलोड करके आप वहाँ से भी गेम खेल सकते हो। सही। और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है इसमें? इसमें हमने कंप्यूटर विजन यूज़ किया, और इसके बारे में असल में ये हमारा लाइक B2C मॉडल है ना, लाइक बिजनेस टू कस्टमर। इससे पहले हम लोग बिजनेस टू बिजनेस जा रहे थे। हमने ये देखा है कि लाइक अगर प्ले स्टोर पे देखा जाए तो लाइक नॉर्मल गेम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन AR इस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी वाली गेम्स बहुत कम। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर द गेम डेवलपर, जिससे वो आराम से वो गेम्स बना सकें। तो हमने वो बनाया विच इज़ 3 टाइम फास्टर, 3 टाइम ईजी एंड 3 टाइम कॉस्ट इफेक्टिव। तो जब वो बन गया तो हमने कहा कि वो डेवलपर्स कम है, उसके बाद गेम डेवलपर उससे भी ज़्यादा निश है। हमने कहा कि पहले उसकी वैलिडेशन भी हो जाए, तो हम लोग वो एक एप्लीकेशन बनाकर कस्टमर्स की तरफ। तो अब ये सारा काम आप लोग पाकिस्तान में ही कर रहे हैं या बाहर की भी कोई ऐसे है ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ राब्ते में हैं या जिनको पता चला हो कि आपने ये डेवलप किया है? एग्जैक्टली अभी हम लोग लाइक पार्टनरशिप्स के इन प्रोसेस में हैं, हम लोग 1-2 के साथ कर रहे हैं। इवन कुछ मेडिकल वाले हैं, वो अब मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस टाइम, लेकिन यस वो भी हमारे साथ राब्ते में है कि हम लोग वो क्या मेडिकल लाइक वो भी चाह रहे हैं कि लाइक अपने पेशेंट्स को हम रिकमेंड करें ये समथिंग। अच्छा। तो अभी हम लोग उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो आप लोग बुनियादी तौर पर गेम डेवलपमेंट की जो फील्ड है आपकी उसके एक्सपर्ट्स हुए ना? एग्जैक्टली। या फिर आप एक और तरह से इसको पोर्ट्रे करें कि इट्स अ कंट्रोलर, जो कि नॉर्मल कंट्रोलर होता था, हम लोग यूज करते थे किसी भी गेम के साथ आप खेल सही सकते। है। वो टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गया। Body मैं जो सवाल control करना game। चाह रहा था, आपकी पूरी बॉडी एक कंट्रोलर बन जाती है। मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा था वो ये कि बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होते हैं हमारा प्रोग्राम, बच्चे देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। अब माँ बाप तो उनको गेमों से रखना चाहते हैं दूर, ठीक है, बच्चे बनना चाहते हैं गेम डेवलपर्स क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। अब अगर किसी ने वाकई एक आला पाए का गेम डेवलपर बनना हो, वो क्या पाथ ले, क्या उसका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या उसकी स्टडीज़ होनी चाहिए कि जिसमें वो काम भी करे, पढ़े भी
और कैसे वो एक अच्छा गेम डेवलपर, रिकग्नाइज्ड गेम डेवलपर बन सके। हाँ, दोनों बताइएगा, आप भी सोचें। ठीक है, गेम डेवलपर बनने के लिए लाइक ऑब्वियसली आपको स्टडीज़ वगैरह करनी पड़ती है, लाइक उसकी लाइक ज़रा लंबी बात है, ठीक हाँ, है, वो इसमें बहुत क्या सारी बात है? टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यूनिटी, अनरियल, और उन सब, उसके अलावा आपको एक अच्छा डिज़ाइनर भी होना चाहिए, ब्लेंडर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो, ठीक है। एंड यूनिटी इज़ वे टू मच सिंपल, लाइक आजकल मैं देखता हूँ छोटे बच्चे Unity, भी ये कोई games बना software रहे है? होते हैं। यूनिटी भी एक इंजन है, यस। ओके, Yes. ठीक है। तो वो आप सीख सकते हैं और उससे आप बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाई नहीं जाएंगी मेरे ख्याल में। यूनिवर्सिटी में तो ब्लेंडर या यूनिटी करवा रहे होते हैं। बहुत ही लाइक यूनिवर्सिटीज़ लाइक ये डिस्कशन अच्छी ज़्यादातर होती है कि जीपीए मैटर करता है या यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं, डिग्री डस मैटर, ठीक है। इवन कि जो फ्रेमवर्क बनाया था, तो असल हम यूनिवर्सिटी में हम लोग यही गिला कर रहे होते हैं कि हमें बहुत कोर कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री में 6 मंथ के कोर्स में आप आराम से अच्छा खासा कुछ सीख लेते हैं, तो वाई नॉट वो कोर्स कर लें, ना कि हम 4 साल लगाएं। 4 साल के बीच में आपको बहुत ही कोर नॉलेज मिलती है। उस कोर नॉलेज, जिस तरह हम लोग फ्रेमवर्क बना रहे थे, तो वो डीएलडी और बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे थे, तो अच्छा था, हाँ ये इट्स वर्थ इट। सही है। हदीका, क्या जी, यही आप बताएं ना कि अगर Actually, कि क्या पाथ I'm होना not चाहिए, a- क्योंकि पेरेंट्स हैं वो कहते हैं गेमिंग की तरफ मत जाओ, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री आजकल फ्लरिश कर रही है। बच्चे Yep. बगैर कुछ पढ़े या बगैर किसी डिग्री के भी ऑनलाइन गेम्स बनाना सीख लेते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से, यूट्यूब्स और इस किस्म के लेक्चर yeah, से, yeah. और वो इस तरफ चले जाते हैं। तो प्रॉपरली इसको अगर कोई पढ़ के आए या कोई तरीके से आए, तो वो कौन सा पाथ होना चाहिए जो एक शख्स को फॉलो करना चाहिए? Actually, I'm a business manager here. Technical part is here. तो आप बताएं दौलत कमाना कैसे सिखाया जाए बच्चों को? या आप मुझसे क्वेश्चन करें कि पैसे कैसे कमाने चाहिए। हाँ, तो बताएं इससे पैसे कैसे कमाएं, पेरेंट्स को कन्विंस करें कि अपने Yes, बच्चों को गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ आने दें। आने दे। एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अब बच्चों को ना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है। पहले वही बच्चे बैठ के एक जगह पे गेम खेल रहे थे, आईसाइट भी उनकी वीक हो रही थी, फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी नहीं थी। ADHD इज़ अ डिजीज़ जो कि आप बच्चे जो हैं कंसंट्रेशन नहीं रख सकते एक चीज़ पे। तो हमारे सॉफ्टवेयर से ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं। वो अब एक हेल्दी वे में वही गेम खेल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा फिजिकल एक्टिव होके खेल रहे हैं वो गेम। और दूसरा आपने कहा था कि पेरेंट्स को मोटिवेट करें। पेरेंट्स को मोटिवेट, हाँ, पैसे कितने हैं इस गेम में, कितने पैसे हैं ये बताएं। अच्छा, गेमिंग में बहुत पैसा है। अगर गेमिंग नाउ इज़ अ प्रॉपर कैरियर, आप उसमें एक प्रॉपर कैरियर बना सकते हैं अपना। आप काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप गेम खेलते हुए साथ में लाइव जा सकते हैं, आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो गेमिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा कैरियर है, वास्ट एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब एग्जैक्टली। हम अगर कंपैरिजन करते हैं हमारी आईटी इंडस्ट्री या गेमिंग इंडस्ट्री का, तो वो कंपैरिजन फौरी तौर पर होता है हमारे पड़ोसी से, इंडिया से। इंडिया से उनकी इंडस्ट्री बहुत आगे है, हम क्यों पीछे हैं और हम उस तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी कैपेबिलिटीज तो है। यस, अरसलान ऐश लाइक थोड़ा सा लाइक अभी भी लाइक जो हमारी जो गवर्नमेंट है लाइक वो लाइक समहाउ ये समझते हैं कि लाइक गेमिंग जो है लाइक वो बच्चों की चीज़ है, टाइम पास है, जबकि लोग इससे करियर बना रहे हैं। अरसलान ऐश लाइक एक बहुत लाइक उसने अच्छे खासे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया पाकिस्तान को इसके जीते कंपटीशन। यस, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइक गवर्नमेंट को इसकी तरफ एक अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। यस, बिल्कुल सही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, आपने वक्त दिया और बड़ा ही अच्छा है। ये लैपटॉप छोड़ के जाना है इधर, बस बाद में हम इसका एक और आइडिया मेरे पास आया कि एक तो ये तो गेम है ना, बाकायदा प्रॉपर गेम खेल रहे हैं, इसमें आप लोग फिजिकल एक्सरसाइजेज भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मतलब आपने वो कोई 3D वो क्रिएट कर ली, वर्चुअल वो VR ग्लासेस वगैरह, और वो आपने ट्रेडमिल रख दी और अगला बंदा जो है वो एग्जैक्टली चल रहा है। स्टेपर तो आसान है इस पर बिजनेस डेवलपमेंट जो भी होगी वो मैं आपके साथ डील कर लूँगा। हमारा जो है वो अच्छा, इसमें एक मजे की बात ये है कि अभी भी अगर आप VR गेम्स खेल रहे हैं, लाइक VR ग्लासेस आपने लगाई हुई है और आप गेम कर रहे हैं, तो लाइक आपने ग्लासेस लगाई है, हमारा कंट्रोलर सामने रख लिया, तो यू एंड अप समवेयर इन मेटावर्स। यस, मेटावर्स भी एक बड़ी एक आजकल कहानी चल रही है, उसकी तरफ भी हमें जाना है और कुछ मेटावर्स पे शो शुरू करता हूँ मैं, तो सोच रहा हूँ कुछ आइडिया बहुत है, काम करने वाला चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाजरीन आप देख लें कि आपके बच्चों को आपने अगर गेमिंग के करियर में लेकर जाना है तो बच्चों को भी ज़रा समझाएं कि ये गेमिंग वाला करियर भी जो है वो सिर्फ खेल नहीं है, पढ़ कर गेमिंग में आया जाता है और पढ़े बगैर कुछ भी नहीं तभी आप हो एक्सेल सकता। कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। अच्छा, महंगाई में हुआ ये है कि जो हमारा जो एक इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमने सोचा कि एक कंपैरिजन किया जाए और वो कंपैरिजन हम आपके सामने लेकर आएँ कि क्योंकि इस वक्त महंगाई जो है वो 48 सालों की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। आप लोग जब बाज़ार से कोई भी ऐसा एसेंशियल आइटम जो कि घर में इस्तेमाल होता है, जिसके बगैर आप यूँ कह लीजिए कि गुजारा नहीं हो सकता, तो जब आप वो ख़रीदने जाते हैं तो उसका एक कंपैरिजन आप करें कि जी 2020 में क्या था, 21 में उसकी प्राइस क्या हुई, 22 में क्या प्राइस हुई। तो ये जो चीज़ है ये हमने सोचा कि आपके सामने एक लेकर आए कंपैरिजन। और उस कंपैरिजन में सबसे पहले आगाज़ हम किससे कर रहे हैं? चिकन, मुर्गी से। मुर्गी वैसे बहुत महंगी हुई हुई है। लाएँ जी ज़रा स्क्रीन पर जो चार्ट है और उससे हम बताएं आपको कि मुर्गी का मामला क्या है। मुर्गी जो है वो सबसे पहले यानी कि 2020 में उसका क्या रेट चल रहा था, वो थी जी कोई तकरीबन 170 रुपए के करीब, ठीक है जी। और उसके बाद 2021 में जी मुर्गी हो गई 183 और उसके बाद 195 और 2023 में ये 300 के करीब पहुंच गई जी मुर्गी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे है बासमती ऑयल। बासमती ऑयल का आपके सामने प्राइस आ रहा है जी, ये देख लें। बासमती ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल, ये जी 1185 था, फिर उसके बाद ये तकरीबन कोई 1250 के करीब आ गया, फिर 2000 पर चला गया और अब ये 2700 पर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी फुल स्क्रीन पे दिखा दें, फुल स्क्रीन सही है, फुल स्क्रीन पे दिखाएं, विंडो में ना रखें ताकि पढ़ने में आसानी हो। अभी तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो फुल स्क्रीन रखें इसको, ठीक है जी। नाजरीन को ज़रा समझ में आएगा कि हमारे साथ जो जेब पे हो रहा है वो क्या हो रहा है और किन किन नंबर्स के साथ हो रहा है ज़रा जेब में, ठीक है जी। तो ये आपके सामने प्राइस आ रही है डीज़ल की। डीज़ल की आप प्राइस देख लें, 112 140 के करीब थी और फिर उसके बाद तो ये तकरीबन 250 तक पहुंच गई। बिल्कुल, ठीक है जी। ये प्राइस आगे चलें। उसके बाद डीज़ल हो गया जी। डीज़ल के बाद हम जाएंगे जी किसकी तरफ बताएंगे? अंडे ये जी 128 थे 2020 में, उसके बाद 2021 में ये 164 पर पहुंच गए, फिर 177 पर पहुंच गए, फिर ये तो तकरीबन 300 पर पहुंच गए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एलपीजी की, वो सिलेंडर जो है वो 1800 का था 2020 में, फिर 1400 का हुआ, कुछ कम हुआ, अब 2300 का, और फिर 2023 में 2700 रुपये तक का ये सिलेंडर हो गया है। 2023 की प्राइसेस है ये। अच्छा, ये प्राइसेस ज़ाहिर है फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो बहुत इसमें जो है वो चेंजेस भी होंगे, लेकिन एक एवरेज प्राइस आपके सामने आ गई है कि इस एवरेज प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि साल भर में क्या एवरेज रही। पेट्रोल है जी, फिर आगे पेट्रोल की तरफ हम जाएंगे जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतों में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया है। पेट्रोल तो इंतहाई अब 5 रुपये कम भी किया हुकूमत ने, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है वो बढ़ा काफ़ी ज़्यादा था और उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर हर चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है जी। ये पेट्रोल की प्राइस आपके सामने आ गई कि 21, 22 और 23 में पेट्रोल की प्राइस क्या रही। बिल्कुल। चावल की प्राइस देखते हैं जी। चावल की प्राइस दिखाएं ज़रा, पता चलेगा कि चावलों की कीमत में क्या मामला रहा। अच्छा, जब हम चावल की बात करते हैं वही बात है कि हमने चावल खाने हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो जो बेसिक नेसेसरी आइटम है वो अगर ख़त्म हो जाएगा, आटा, वो अगर नहीं खरीद, आटा अगेन वही ख़रीदना है आपको, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। आटे की कीमत जो है वो महंगी हुई है, मुसलसल महंगी हुई है। अब जो है वो कोई तकरीबन 1736 पर चल रही है कीमत। कैसे आप ख़रीदेंगे और कैसे आप इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये मामला जो है वो हमें ये देखना है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बड़ी ज़रूर कर लेती हैं। जैसे मैं आज जब सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैंने एक ट्रक देखा और उस ट्रक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था जी सस्ता आटा, और वो ट्रक जो है वो कहीं जा रहा था। सही है। अब उस वक्त मेरे जहन में ये बात आई कि सस्ते आटे का आपने एक ट्रक मुतारफ करवा दिया, 22 करोड़ या चलो 20 करोड़, पूरे मुल्क के हर शहर में आपने एक ट्रक मुतारफ करवा दिया मिसाल के तौर पर। लेकिन उससे कितने ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी, कितने लोगों की अफोर्डेबिलिटी होगी, उससे जो रीच है, जो एक्सेस है, वो तो नहीं मिलेगा लोगों को। बुनियादी तौर पर ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे आप वैसे तो मीडिया की नज़रों में आ जाते हैं कि हाँ जी आटे के ट्रक निकाला है, फलाने चेक तकसीम किए हैं, फलाने, तो वो चेक भी एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में जो किसी को मिलता है, और बस इसी के सब निज़ाम है जो चल रहा है। मेजर्स हैं वो नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास इस वक्त मईशत को ठीक करने का। हम वही बस नी जर्क रिएक्शंस दिखाते हैं
और इसी तरह हम चलेंगे। और हमारे पास कोई इस वक्त कम अज़ कम 13 जमातों के पास तो किसी किस्म का कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं। तो हमारे पास भी कोई होता solution नहीं है। होता अगर तो 8 महीने पहले आ गया हुआ होता। जाहिर है एक शख्स को किसी निकाला के पास बाहर भी नहीं है, 13 हो 14 हो, किसी के पास नहीं है। वो 14 भी होंगे ना तो भी मेरे ख्याल में हालात ऐसे ही होंगे, कर ले कुछ नजर आ जाता। वो उधर भी कुछ नहीं नजर आ रहा था, अब भी कुछ नहीं, नजर उधर नहीं आ रहा। कुछ तो नजर आ रहा था। खैर ना देखना चाहे कोई तो फिर ना नहीं, देखे। ना देखने की बात नहीं है, लेकिन, लॉन्ग टर्म मेजर्स मुझे कम से कम नहीं, नजर आ रहे लॉन्ग टर्म मेजर तो हुआ ना। एक सेहत कार्ड आया, उसको आपने खत्म कर दिया, ना दो। मैंने नहीं। जिसको मिल रहा था उसको भी आपने ले लिया कि भाई दो ही मत। महंगाई दो ही मत। महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बिल्कुल, महंगाई वाला बिल्कुल। मामला है। वो हर वक्त मार रही थी और अब भी मार गई, महंगाई का ही मामला है। तो नाजरीन, इस महंगाई के बजाय हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोई अच्छी बातें कर लेंगे। अब महंगाई की बात को रहने देते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सियासतदान जो होते हैं उन्हें आप अक्सर औकात टेलीविज़न पर देखते हैं, बल्कि हमेशा ही आजकल तो टेलीविज़न पर वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन टेलीविज़न पर जो आकर वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो होते हैं सियासी गुफ्तगू, सियासी बयानात, एक दूसरे के हवाले से इल्ज़ामात, दाव पेच वगैरह वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती रहती हैं, टॉक शोज़ नज़र आते रहते अच्छा, हैं। लाइफ बड़ी प्रेशर वाली भी होती है। बिल्कुल। हर वक्त हर एक की तनकीद का जो निशाना होता है वो सियासतदान होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अब उसकी एक जो प्राइवेट लाइफ होती है या जो उसकी एक फैमिली लाइफ होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो हमने सोचा है कि कुछ सियासतदानों से आपकी मुलाकात भी करवाएं, उनकी फैमिली लाइफ के हवाले से भी बातचीत करें और ये जानें कि जी उनकी जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं क्या वो घर में भी सियासतदान होते हैं या नहीं होते हैं। ये सबसे अहम सवाल है जो हमने सियासतदानों से करना है। और आज हमारे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उनके साथ मौजूद है जी नादिर खाकान साहब, उनके साथ ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। सर, एक तो ये कि वेलकम टू द शो, टू दिस न्यू होम, और आपसे ज़्यादा आपको वेलकम, क्योंकि आपसे तो हमारी मुलाकात होती रही, आपसे हमारी आज पहली मुलाकात है। तो ज़रा हम जो अभी ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि भाई ये क्या क्या नहीं करते, तो जरा पहले इनका तारुफ तो कराए ना, लोगों को समझ में आए कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते। आपने कहा कि ये क्या करते हैं, मैंने कहा क्या नहीं करते। नहीं, इन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है, अब नौकरी करते हैं अच्छा, और मुरूसियत की सियासत में पूरा यकीन है, अच्छा। पूरा यकीन यानी कि मुकम्मल आना तौर पे चाहते- यकीन अच्छा। रखते हैं। तो आपका सियासत में आने का कोई इरादा किसी किस्म का है या नहीं है? जी डाउन द लाइन इंशाल्लाह इरादा है। जब भी वक्त सही हुआ और वक्त तो फिर हमेशा नाजुक दौर से ही गुजर रहा होता है पाकिस्तान नहीं, वक्त सही हुआ मेरे आने का। अच्छा। और आपके आने का। इंशाल्लाह अगर हल्के के अवाम ने एक्सेप्ट किया। अच्छा, तो इन्हीं का है सिर्फ रुझान या बाकियों? नहीं, बाकी दो तो बिल्कुल रुझान नहीं है। अच्छा। इनका मैंने कहा कि आप पहले तालीम अब कर ली है, हाँ। कोई नौकरी वगैरह करें, अपने वसाइल पैदा करें, उसके बाद सियासत में सही है। वो लोगों का फैसला होता है, मेरा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ज़ाहिर है, तो हल्के लोगों में का फिर लोगों का फैसला। ज़ाहिर है वोट है और जी। वो बताएंगे। तो इनको शौक है सियासत का, ये तो काफी। वैसे आपके साथ ये जाते हैं हल्के वल्के में? और नहीं, मेरे साथ नहीं, खुद ही ये जाते रहते हैं। अच्छा। जब भी ये मुल्क से बाहर रहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है। तो इनका जरा कम होता है, लेकिन ये शुरू से ही वो एक यूएन की होती है क्या, MUN उसमें थे। फिर वहाँ भी अमेरिका में जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी स्टूडेंट यूनियन में और मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन या पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन मुस्लिम सब में तो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव थे वहाँ? जी जी, ग्रेजुएशन में मैं गया तो पूरी लाइन लगी हुई थी यार। अच्छा। हाँ, एडमायरर्स की मोस्टली ख्वातीन थी। अच्छा, ये वाह 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 वाह। तो किसके एडमायरर खवातीन ज्यादा थी? आपकी, इनकी? तो मतलब बहुत से नहीं, लोग- मतलब आप जा रहे थे ग्रेजुएशन पे, इन्होंने बताया होगा मेरे वाले साहब आ रहे हैं साबिक वजीर आजम, तो हो सकता है एडमायरर की नहीं, लाइन वो आपके तब लिए वो- लगी हो, कहते हैं इनका हो। तब वो नहीं थे, अच्छा, वो हाँ, तब नहीं था, तब अच्छा। मैं नहीं था। फ्री दैट टाइम। हाँ, तो वो लंबी चौड़ी लाइन थी, हर अच्छा। मुल्क के लोग थे। वाह, आप यकीन करें। बैनुल अक़वामी रिलेशन, जी, जी, जी। फॉरेन मिनिस्ट्री इनके लिए फिर सही रहेगी। जी, और जिनकी टोपी थी ना वो जो मोटर बोर्ड जी, जो- बिल्कुल। हाँ, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। अरे वाह, हाँ, तो जबरदस्त, बड़े नजर आ रहे थे, पॉपुलर आदमी है। गुड। तो हाउ डिड यू फील वैसे जब फर्स्ट टाइम ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और वो ओथ टेकिंग और वो सब चीजें अचानक आती है ना, वो बड़ा प्लान से फिर चलते हैं, वो ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं सर ऐसे ओथ टेकिंग होनी है, ये शेरवानी है, ये है, तो वो उस वक्त कैसी एक फीलिंग थी? काफ़ी अलग फीलिंग थी क्योंकि मैं जब अनाउंस हुआ तो मैं बाहर था
तो एक्चुअली बड़ी फ़नी स्टोरी है। जब हमें पता लगा कि ये डिसाइड हुआ है तो इनने एक ईमेल लिखा अच्छा अब मेरी अम्मी को और उसमें तीनों बच्चों को सीसी किया। अच्छा अच्छा और इस तरह हमें पता लगा कि इन्हें पार्टी ने नॉमिनेट किया, चूज़ किया। तो आई वाज इन अमेरिका, काफ़ी दूर था, तो मैंने कहा कि दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, बड़ा फ़ख्र हम सबको हुआ कि उन्हें नॉमिनेट किया। तो आई फ्लू इन, आई वाज देयर फॉर 3 डेज़, ओथ टेकिंग अटेंड की। तो हम जैसे गए ओथ टेकिंग में इनके साथ था करोला में, और ये बहुत उस तरह सिंपल आदमी हाँ, है। वो तो मशहूर है आवासी साहब के बारे में, बिल्कुल। और वापसी Humbleness पे is- जिस रोड पे हम जा रहे थे वो पूरी रोड हमारे लिए ब्लॉक थी। तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ शॉक उस तरह के द वे वीड बीन ब्रॉट अप हाँ ठीक है, is completely You different would never from- want that. never ठीक है। like that, but again we adjusted to that life. I wasn't here for half that time of his tenure, but एक तरह से बंदा उस तरह suffocated feel करता है for a person who's so outgoing and easy in his travel and all of that, but at the same time बड़ी picture ये होती है कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। इट्स एन ऑनर एंड व्हाट यू कैन डिलीवर एज वेल। मतलब आपने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? नहीं ऐसा नहीं कहा? नहीं उस वक्त जहाँ भी जाते थे साथ 1-2 आदमी होते थे। फिर तो कहने की हाँ, जरूरत नहीं है। वो खुद ही पता लग जाता पता लग जाता था। ये मूवमेंट चल रही है। नहीं वो रिक्वायरमेंट है ये हाँ, सिक्योरिटी की। अच्छा, वो कौन से, ये बल्कि बताइएगा क्योंकि अब हमने वो डिस्कशन खोली है, तो ये कौन से ऐसे मोमेंट्स या ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं पीएम ऑफिस के कि जिससे आप जाती तौर पर तंग हो रहे होते हैं, अनॉयड होते हैं कि मतलब दिस इज नॉट नीडेड? सिक्योरिटी से तंग होते हैं, पूरी फैमिली वो कहीं नहीं जा सकते, साथ 1-2 लोग जरूर होते हैं, और उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है क्योंकि एक थ्रेट होती है। तो तंग इसी से पड़ते हैं क्योंकि आपका जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो भी उसी गाड़ी में बैठता है जब आप बाहर जाते हैं, हर वक्त आपके साथ होता है। अच्छा। और वो अगर No कह privacy at दे all. वो कह दे आप नहीं जा सकते, फिर आप नहीं जा सकते। नहीं तो अगर एक शौहर और बीवी ने लड़ना है जी मिसाल के तौर पे, कोई खड़ा हो रहा है कोई फैमिली में, तो वो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो तो मतलब वो जो है सिक्योरिटी ऑफिसर को बचाएगा ना। वो आपके साथ का एक बंदा मौजूद नहीं, है। लेकिन इफ यू आपकी हैव टू side टॉक भी टू होगा। हर या कोई भी है वजीर आजम, उसने बेगम से बात करनी है और कोई ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि तुम समझ नहीं आती, मैं क्या कह रहा हूँ तुम मेरी बात नहीं सब, तो ये सारी बातें भी उसके ये तो सामने मामूल होती की हैं। बात है। तो कहेगा सर आपका भी वही हाल है, हाँ, वही हाल है। आपकी भी वही कंडीशन है जो मेरी कंडीशन है, ये कहेगा। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा कि इन्होंने ईमेल लिखी जी कि मैं मेरे साथ अब ये वजीर आजम बनने वाला मामला हो रहा है, अच्छा व्हाट्सएप से ये बिल्कुल दूर है, तब ये व्हाट्सएप पे नहीं थे, अभी भी नहीं ये है। क्यों, इसका राज क्या है? मुझे इस बात का भी वैसे आप सुख में होते जिंदगी हो। में इतना ही वक्त है ना, अब आप सारा दिन व्हाट्सएप करते रहे, कुछ और काम भी करें। हाँ सही बात है। अब आप सुबह उठे, मैं व्हाट्सएप पे गया था एक दफा, हाँ। आप यकीन करें कोई 2 घंटे में फोन ओवरहीट, ये फिजिकली गर्म हो गया ओहो, और उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और 6000 मैसेजेस आ गए। बस तो फिर तो क्योंकि मेरे 10-11 हजार कॉन्टैक्ट हैं और यहाँ हर आदमी सुबह उठ के पहला ही मैसेज करता है कि हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हाँ, सुबह गुड बखैर। मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। हाँ, जुम्मा मुबारक। तो इस किस्म के सारे आपको तो वो अच्छा, फिर मतलब- आदमी असल मैसेजेस बीच में गुम जाते हैं, जैसा होता है ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये सही स्ट्रेटजी है फिर। कि अब सुबह उठे 600-800 मैसेज, अब आप कितना टाइम लगा के उनको फिल्टर करेंगे। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और मैंने अच्छा, वो बहुत जो लोगों से official लोगों से email वाला पूछा है कि कैसे ही किया जाता है, किसी को भी नहीं पता कि आप कैसे फिल्टर करके सही नंबर। हाँ, नहीं वो तो है, जो आ गया वो आ गया, अब आपने देखना ही है वो तो बिल्कुल। नहीं, लेकिन वो जो फिर ईमेल ऑफिशियल थी जो आपने की, सीसी इनको रखा सबको, वो ईमेल क्यों की थी? मतलब खुद नहीं वो बता, तो तरीका नहीं खुद था बता ना, सकते क्योंकि थे कि मेरी भाई वो कनाडा में थी, ये अच्छा। LA में थे, दूसरा बेटा एक और जगह पे शहर में। फिर रिप्लाईज क्या आई, ये भी मजेदार चीज है। रिस्पॉन्सेज क्या क्या थे? कोई ऐसा खास नहीं इसीलिए कोई इज्जत नहीं बड़ी। नहीं, वो बड़ा ऑनर होता है, लेकिन कोई ऐसी खुशी की लहर नहीं। क्यों, जिम्मेदारियों का ऐसा वो डर था कि मतलब वो एक फियर ऑफ अननोन जो होता है कि आप मुझसे इसका भी सवाल पूछेंगे, इसका भी जिम्मेदारी मुझ पे डाल देंगे, आपने किया ऐसा? वो जिम्मेदारी नहीं। इतना अरसा हो गया सियासत में, अब ये आदमी ये चीज निभा ही लेता है। कर ही लेते। हाँ, सही। अच्छा, अब एज अ फादर एंड सन आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो किस तरह की है? मतलब हाउ, व्हाट काइंड ऑफ फादर इज ही? थोड़ा सा डांटना, गुस्सा इनके अंदर है नहीं बिल्कुल भी नहीं। या फ्रेंडली मुकम्मल तौर पर? कैसे? बहुत उस तरह इजी हैं, बहुत लेड बैक हैं, और इनके ना कहने से बंदा बस सीख जाता समझ आ है। जाता इनने कभी कुछ इम्पोज नहीं किया हम पे कि ये इस तरह करना है, ये उस तरह करना है।
बट द वे ही कैरीज हिमसेल्फ उस तरह फिर बंदा सीख जाता है उस तो वो तरह। मोस्ट रिपीटेड लेसन इनकी तरफ से क्या आता है? वो होता है ना हमेशा एक बाप या माँ का कुछ ना कुछ होता है कि देखो ये काम ना करना, देखो इससे बचना, या वो क्या होता है रिपीटेड लेसन? इनका है कि फजूल खर्ची ना करो। अच्छा, अच्छा। फिर क्या फायदा इतनी दौलत होने का जब बंदा फजूल खर्ची ना करे। मुझे भी कोई दे वो दोनों। सर इसका काउंटर बनता है वैसे, ये मैं बता दूं आपको। नहीं, कोई ऐसी दौलत नहीं, यकीन करें। मैं तो हमेशा जो कमाया है वो टैक्स भी पे किया है और बड़ा विजिबल है, कोई ढकी छुपी दौलत नहीं है। बिल्कुल। तो हम जिंदगी एक उसमें गुजारनी चाहिए, एक लिमिट्स के अंदर गुजारनी चाहिए, हम गुजारते हैं। और यही इनका नसीहत वैसे इनका है कि 2 साल अब जब से शादी हुई थी थोड़ी शर्म आ गई, पहले तो जेब में हाथ डाला होता था। अच्छा फुल शाह खर्चियाँ। नहीं, बस जो कुछ मिल जाए। नहीं, ये भी ज्यादा पैसे जाया नहीं करते। अभी बस जूते उन्होंने मेरे पहने हुए हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी चीजें- कपड़े सब इंटरचेंजेबल है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो फायदा है। हाइट और वो सब बराबर है एक तो जैसे। आप कपड़े ढूंढते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। अच्छा, इनकी तरफ से ज़्यादा आप पर मोहब्बत शायद या आपको ज़्यादा समझाना शायद इस वजह से ना हो क्योंकि आप वो जो कहते हैं कि आखिरी हैं, छोटे सबसे छोटे हैं I think सबसे, सबके साथ ये ही। सबके साथ ऐसे जी ही? जी, ज्यादा उस तरह अम्मी ज्यादा डैडी है, जोर वाली। अच्छा। अच्छा। किस बात पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है आपको? मुझे झूठ बोलने पे। अच्छा। हाँ, झूठ बोलने पे नो टॉलरेंस ऑन झूठ। तो बचपन में जब ए लेवल्स ओ लेवल्स के टाइम पे काफ़ी मैं उस तरह प्रॉब्लम चाइल्ड था। मेरे बाकी बड़े भाई जो हैं वो सारे पढ़ने वाले हो गए यार। तो वो आप सीधे मतलब- साधे लोग हैं। ये फायदा उठाते सही थे आ रहे हैं छोटा- सियासत छोटा में फिर होने का? जी, ये फायदा उठाते थे छोटा होने का? हाँ, ये भी है। अभी वो जो नाजायज फायदा होता है ना अभी भी कि- है, तरह के इस तरह के मैसेज भेजते रहते हैं। अच्छा, वो कैसे इमोशनल मैसेजेस? क्या लिखा था चंद दिन पहले, इन्होंने लिखा था कि इमोशनल कोई ब्लैकमेल जो होती है ना, आप बताएं क्या लिखा था हाउ आपको वुड यू याद है? फील इफ योर यंगेस्ट किड वाज didn't have this, इस किस्म की बात है। बताएं। अभी क्या लिखा 2 दिन पहले, मुझे भूल गया। मैं थिंक कोई इनसे अगर वापस जा रहा हूँ तो कोई फ्लाइट निकलवाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। अच्छा। तो हाउ वुड यू फील के मतलब कि डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए या कोई अपग्रेड करवा दें या इस तरह कुछ। तो अब जो मतलब इधर के टिकट आपके पैसे आप दे दें, मतलब ये था। अच्छा, सही। सही। देखिए, बाप का तो मकसद ही है कि वो पैसे देता रहे हमेशा। क्या फायदा है ऐसे बाप मासूम। को आप जो खुद पैसे तो ना दे? बातें अब पूरा करें, बिल्कुल। अपने वसाइल में रहना चाहिए। इनकी सबसे अच्छी पॉजिटिव आदत आपको क्या लगती है और कौन सी ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि इस पे थोड़ा सा बेहतरी होनी चाहिए? नहीं, दोस्ती यारी बहुत है इनकी। अच्छा। हाँ, बहुत Social। कसीरुल अहबाबी है, हाँ। हर जगह दोस्त हैं, बड़ी बाकी पॉजिटिव बात अच्छी है। आते हैं माशाल्लाह जी, हाँ। गुजारा चल जाता है। और कौन सी ऐसी चीज जो आपको लगे कि इसको थोड़ा सा बेहतर करो? नहीं, तो काम करते हैं, काम अपना करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। अच्छा। बाकी हाँ। और अगर आपसे ना पूछूं कि इनकी कौन सी सबसे अच्छी आदत आपको लगती है कि यस ये आदत कमाल है, और कौन सी ऐसी आदत जो आपका अब्बा थोड़ा सा ख्याल कर लें? आई थिंक सबसे अच्छी आदत ऑब्वियसली इनकी सिंप्लिसिटी, वो आई थिंक एडमिरेबल है मेरे लिए भी। और बाकी आई थिंक ना ही ठीक है। कहें तो बेहतर है। लेकिन annoy किस चीज़ मतलब पे? हाँ, What ठीक is है, it? चल जाएंगे। मतलब जो जिस पे अनॉय होते हो और सबको पता हो नहीं, घर में नहीं, कि इस भाई तरह इस कोई चीज पे ये अनॉय होते हैं। नथिंग। अच्छा, ये अनॉय होते हैं हाँ। किस चीज़ पे? नहीं, मतलब बहुत घर से ही- बाहर निकले गाड़ी कोई ना हो, हाँ, ये बहुत हाँ। बहुत आप कम साहब की चीज़ मीटिंग है Yeah. तो आप गाड़ी की पता जी नाडर साहब गाड़ी लेके चले गए। So I think I have never heard him talk in a loud tone. मतलब कभी ऊंची आवाज में बात वैसे करते किसी हुए। टॉक शोज वगैरह में कभी हुई है ऐसी हीटेड मोमेंट के भाई आप जज्बाती नहीं, हो के नहीं, कोई नहीं, गुस्सा नहीं। कभी? क्योंकि हमने तो नहीं देखा। नहीं, टॉक शो मोमेंट में सबसे मुझे ज्यादा याद है वो प्रेसिडेंट अलवी साहब के साथ नदीम हुसैन साहब का प्रोग्राम था। अच्छा। तो अलवी साहब वो हम उस गवर्नमेंट में थे, वो अपोजिशन में थे, ये 2013 की बात है, 2015-16। तो वो काफ़ी मुझे एग्रेसिवली वो बात कर रहे थे। तो मैं नदीम से साहब से कहा कि ये अलवी साहब मेरे डेंटिस्ट होते थे, अच्छा। आज मुझे दांत निकाल रहे तो हम सब और इतना हंस बताया। पड़े कि प्रोग्राम बंद करना पड़ा। अच्छा। लाइव था तो नदीम हुसैन साहब, तो मैं और वाकई मैं पीआईए में था, तो वो पीआईए के डेंटिस्ट थे और बहुत अच्छे डेंटिस्ट थे और बहुत अच्छे मशवरे देते थे। मेरी उस वक्त उनसे मुलाकात है, मैंने कहा देखिए मुझे दांत अब दांत दिखा रहे हैं। तो आप कभी इनको पॉलिटिकल कोई मशवरे देते हैं?
अब कोशिश करता हूँ, लेकिन आई थिंक वो बस वो कहते हैं पढ़ के मानूंगा या नहीं। सुन के बस अपने पास ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन वैसे किस तरह के मशवरे, क्या चीज़ ऐसी होती है जो आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली जनरेशन्स का फ़र्क तो होता है, पॉलिटिकल जो आपके एम्बिशंस हों या आपकी आइडियोलॉजीज़ हों या आपके व्यू पॉइंट्स हों, उनमें फ़र्क होता है। आई थिंक ये ट्राई करते हैं कि ये अडेप्ट्स टू द टाइम एंड सिचुएशन, जो कि वो कर जाते हैं। बाकी आई थिंक हमारी एडवाइस से बेहतर ये खुद समझते हैं हर सिचुएशन को, तो हम उस तरह वी रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग हिम और तो घर में कभी पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती? नहीं, घर पे पॉलिटिक्स की बात ही नहीं होती, क्योंकि घर एक सॉर्ट ऑफ सैंक्चुरी, सेफ स्पेस होता है कि पूरे दिन पॉलिटिक्स की बात कर करके घर आओ तो ना करो। हाँ, और इनके नाना DGI थे, उसका थोड़ा असर अभी तक जरूरी है। खामोशी, सीक्रेसी। फिर तो सर झुकाकर मान लेना चाहिए जो इससे मैं ज्यादा बहस करता ही नहीं। बिल्कुल सही है। तो आपकी मोटिवेशन वैसे है क्या पॉलिटिक्स में आने की? मतलब व्हाट इज ड्राइविंग यू? आई स्टिल थिंक के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विद इन दिस कंट्री और एनी कंट्री टू मेक a significant change. और पढ़े लिखे लोगों की तो वैसे ज़रूरत भी बहुत है। बिल्कुल ज़रूरत है, और आई स्टिल थिंक ये सबसे बड़ा आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप किसी भी अपने एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में या पूरे मुल्क पे एक इम्पैक्ट डाल सको। तो आपकी वो वाली फील्ड्स कौन सी हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं कि अगर मैं कुछ बना कभी तो मैं इस तरफ काम करने का सोचूंगा या प्लान करूंगा कि ये दिस इज द की एरिया? Education, definitely, especially providing education to underprivileged areas. तो वो उस पे मैं डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, बहुत अगर सियासत में आऊँ या ना आऊँ डाउन द लाइन। बिल्कुल ओके, सही। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जैसे अभी आपने बड़ा एक कंट्रोवर्सी बन गई थी, आपका इस्तीफ़ा दिया आपने या नहीं दिया, फिर उसके बाद उसके बयानात साबित आने लगे, वो जो मरूसी सियासत की आपने बात की शुरू में, तो वो लोग ये नहीं कहेंगे कि जी अब देखें आप आ रहे हैं, ये तो वही मरूसी सियासत हो रही है, आप कभी उसके ख़िलाफ़ होते हैं, कभी जो है वो उसी को इनकरेज कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा डिलेमा है हमारे मुल्क का, लेकिन हमारे मुल्क का सिस्टम यही है कि इसी तरह चल रहा है। बात है, इसलिए इनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और मरूसी सियासत जो है वो एक दफ़ा आपको मौका दे देती है कि आप कुछ बन जाएं, शायद 2 दफ़ा दे दे, उसके बाद फिर आपकी अपनी मेहनत होती है। चाहिए बिल्कुल, अपनी स्ट्रगल है। जी, अपनी स्ट्रगल। मेरे वाले साहब के नाम पे अभी भी मुझे वोट मिलता है। हाँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा फिर वो वोट भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब 35 साल के बाद भी। तो इसलिए मरूसी सियासत की यकीनन एक उसके असरात होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सियासत उस पर नहीं चल सकती। तो अब इस वक्त पार्टी में आपका जो रोल है वो कितना लिमिटेड हो गया है? देखिए, मेरा हमेशा से, मैंने 31 साल मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा नहीं था। 2019 में जब हम अपोजिशन में थे, शहबाज साहब गिरफ्तार हो गए, तो मुझे जमात ने कहा जी कि आप ये ओहदा ले लें ताकि आप काम कर सकें। ठीक है। तो मैंने वो किया, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब भी कोई जनरेशनल चेंज आया जमात में तो फिर मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकूँगा, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है। तो जब ये मरीम साहिबा की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैं जमात के साथ हूँ, जो मुझे जिम्मेदारी देते हैं मैं करने के लिए हाजिर हूँ। क्योंकि वो तो बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। देखिए, मैंने वो खामखा कंट्रोवर्सी बन गई। इसमें एक और चीज भी थी, एक आंसर उसमें इस चीज का भी शामिल हो गया कि वो जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान था, जिसमें आप मिफ्ता साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर और ये सब लोग आए, तो आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है। जाहिर है इस किस्म का डायलॉग होगा तो सोल्यूशंस निकलेंगे प्रॉब्लम्स के, लेकिन वो ऐसे टाइम पे हुआ कि जब मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को पार्टी ने बाहर निकाला, फिर मिफ्ता साहब और डार साहब की आपस में जरा वो खटपट हुई या जो भी हुआ, वो एक दूसरे पे इल्जाम वगैरह, फिर आपके इस्तीफे का तो वो ऐसे लगा कि जिस तरह ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, अलग से ग्रुप टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई। हम तकरीबन पिछले मई जून से इस पे काम कर रहे हैं, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान। जी, अच्छा। अभी मिफ्ता साहब ऑफिस में थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हमारा ख्याल था कि कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाए या किसी की तारीफ किए मुल्क के मसाइल की बात हो और उसके हल की तलाश की जाए। हम बड़े सब एक्सपर्ट हैं मुल्क के मसाइल को बयान करने में, लेकिन सोल्यूशन पे बात नहीं होती, ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बात होती है। तो अब वो रीइमेजिनेशन पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अब क्या देख रहे हैं, मतलब आगे किस तरीके से उसको आप लोग लेके? हमारा काम है मसाइल को उजागर करना, उनके हल की बात करना, और हमारी कोशिश ये है कि जो सियासी जमातें वो जाग जाएं, जो मुल्क में स्टेक होल्डर्स हैं सियासत में, वो जागें कि भाई मुल्क कहाँ पे है। लेकिन वो आपको नहीं लगता कि वो जागी हुई होंगी ऑलरेडी? क्योंकि अगर हम पीडीएम की हुकूमत की बात करें, उन पे भी बड़ा प्रेशर है, महंगाई, मईशत। नहीं, देखिए, सिर्फ प्रेशर की बात नहीं, मुझे हल नजर नहीं आया ना, इसलिए हमने ये किया है।
सब, हम किसी जमात पर तनकीद नहीं करते, मैंने खुद ताल्लुक एक जमात से है, सब हुकूमत कर चुके हैं हाँ और आज अगर सब कुछ है तो सब जिम्मेदार हैं, कोई बड़ी जुम्मा नहीं हो सकता कि मैंने नहीं किया, फलाने ने नहीं किया, सब जिम्मेदार हैं और हर स्टेक होल्डर जिम्मेदार है। तो इसलिए आज हमें या माजी में रहना है या हमने आगे देखना है। बिल्कुल। और आगे देखना है तो जो आज की सियासत है वो नहीं चल सकती। बिल्कुल। सियासत नफरत में तब्दील हो चुकी है, दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है, एक दूसरे को अंदर करने में। दिन में घंटे 24 होते हैं। यस। या आप ये सोचेंगे कि मैंने किसको अंदर करना है आज, हाँ या आप ये सोचेंगे कि मैंने कौन सी मुल्क की आज भलाई करनी है, बिल्कुल, कौन सा वो फैसला करना है। क्योंकि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है या फेडरल कैबिनेट होती है या MNAs होते हैं, आप जो फैसले करते हैं या आप जो पॉलिसी देते हैं वो अशरों तक और करोड़ों लोगों पर असर होता है, उसका मामूली चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। तो आप या दुश्मनी में वक्त ज़ाया कर लेंगे या वो काम कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। हम सब री इमेजिन करना चाहते हैं पाकिस्तान को। आई एम श्योर एज अ यंगस्टर आप भी, मतलब एज अ यंग एस्पायरिंग। सबसे बड़ा इशू इन्हीं क्या है कि आज जो नौजवान मायूस हो रहे हैं मुल्क से, बिल्कुल, आप सिर्फ ये पता कर लें कि नौजवान पासपोर्ट कितने बनवा रहे हैं तो आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल, यही मायूसी ख़त्म करनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। एंड नादिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और कोशिश रहेगी कि फिर आपसे भी जो है वो मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।